Okay, dear friends, congratulations to those successful students first who have qualified Civil Service Examination 2023. मैं उन स्टूडेंट्स को भी कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा जो मेरे अपने इंस्टीट्यूट के हैं और वो जो मेरे इंस्टीट्यूट से बाहर के लिए, क्योंकि यह इंडिया का सबसे एलिट एग्जामिनेशन है एंड वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम। इसको क्लियर करना वास्तव में अपने आप में चैलेंज होता है, चाहे रैंक जो भी हो। लेकिन मैं स्टूडेंट्स में उनको भी कंसोल करना चाहूंगा कि जो मार्जिनली आप अगर फेल भी कर जाते हो तो फेल नहीं है, वो अगले वर्ष की तैयारी। तो यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ टाइम। इसलिए इसमें सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस। बड़े पेशेंस की जरूरत होती है। कई बार एडवर्स कंडीशन आते हैं। मैंने तो अपने ऐसे स्टूडेंट्स को भी, मेरे लाइफ में इतने एक्सपीरियंस हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा लगा कि हम ब्रेक डाउन कर गए, लेकिन फिर वो संभल कर दोबारा खड़े हुए और वो आज आईएएस है और सीनियर आईएएस है। तो मैं आप लोगों को पहले ये कहना चाहूंगा कि जो इस बार मिस कर गए हैं, तो मार्कशीट आ गई है, मार्क्स को देखिए, फिर नए सिरे से प्रिपेयर होकर आप फिर दोबारा खड़े हुए। अब मैं स्टूडेंट्स, मैं अपने प्रोग्राम के बारे में आपको बताऊं कि चूंकि अब तक तो मेरा हिस्ट्री में ही मैं स्टूडेंट्स को सक्सेस दिलवाता रहा था, लेकिन अब जनरल स्टडीज में हमने बीड़ा उठाया है और एक नया पेडागोगी लेकर आया हूं। जो आप जानते हैं कि टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर। मैं अपने प्रोग्राम के बारे में कभी आपको बड़ा ही डिटेल्स में बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और उसमें बेसिक फाउंडेशन, एडवांस फाउंडेशन एंड सुपर एडवांस स्टेज, 3 स्टेज में। और उसमें कोई चाहे तो एक भी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है, फ्री टू ज्वाइन। हम आपको इसके लिए मोटिवेट नहीं करेंगे कि आप 3 के 3 में आइए, लेकिन अगर 3 के 3 में आप आते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी इन मच एडवांटेजियस पोजीशन, आई कैन एश्योर। और जहां तक हमारी प्लानिंग है और जो मैं अपनी टीम से भी डिस्कस किया है, और हमारी तो बहुत बड़ी टीम है, हम धीरे धीरे आपको अन्य टीचर से भी परिचय कराएंगे। तो हमने उनसे भी डिस्कस किया है, अपने स्टूडेंट से भी डिस्कस किया है। तो ये फुल प्रूफ मेथड है जो यूपीएससी के लिए आवश्यक है। आप सक्सेसफुल स्टूडेंट से आप मिलिए, आप वैसे स्टूडेंट से भी मिलिए जो एक बहुत अनुभवी हैं, जो एक स्टेप सक्सेस से पीछे रह गए हैं। दे विल एनलाइटन यू। In UPSC, the collection of informations is not going to help you a lot. इंफॉर्मेशन बेस्ड पढ़ा यहां बिल्कुल नहीं चले, जो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहां पर एनालिसिस बेस्ड पढ़ाई चाहिए और जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो एग्जाम्पल्स है। अब आप ही बताइए कि किसी चीज में, मिल्क में आप बटर को निकाल कर फेंक दें और पूरी मही को ही लेकर समझ लें कि यही मिल्क है, तो वही विडंबना, वही आयरनी यूपीएससी के प्रिपरेशन की रही है। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों में सॉल्व करेंगे। अब रह गई मेरे इस मंथन प्रोग्राम की बात। तो मैं स्टूडेंट्स, दिस इज द रियलिटी कि हम बेसिक फाउंडेशन, एडवांस फाउंडेशन में जब हम आपकी जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट तो खैर जीएस को कहना या किसी भी सब्जेक्ट को कहना अपने आप में उसके लिए अब मानना है, अंडरमाइनिंग है, स्टैटिक पार्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल जनरल स्टडीज है उसके साथ अगर हम इसको जोड़कर प्रोग्राम को लाएंगे तो आपको सोने में सुहागा दिखेगा। अभी मैं सिर्फ आपको इसलिए इनलाइटन करना चाहता हूं कि न्यूज़पेपर का यूज कैसे हो, कैसे आपको जर्नल्स न्यूज़पेपर के टच में होना चाहिए। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। प्रत्येक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो क्या होता है कि जब न्यूज़पेपर खोलते हैं आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में, तो पंपिंग ऑफ न्यूज होता है, पंपिंग ऑफ एडिटोरियल्स होता है। एक नए स्टूडेंट्स तो उसमें ऐसा हो जाते हैं, वो चूज नहीं कर पाते कि उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो मेरा ये प्रोग्राम उनको दोनों चीजें लाएगा। एक तो इंडिया एंड वर्ल्ड कैसे प्रत्येक वीक में चेंज हो रहा है, उससे उनको वाकिफ करवाए और उनमें एक विजन भी पैदा करेगा। जब वो न्यूज़पेपर खोलें तो क्या उनके लिए रेलिवेंट है और क्या नहीं है, उसके बीच भेद कर सके। दे कैन मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम एंड व्हाट इज नॉट। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प देम
in this respect, and it is helping, and it will definitely help those students who have already done the preparation, completed the preparation, and even those students who have just started. उन सभी के लिए यूजफुल प्रोग्राम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपनी टीम से फिर आपको एक बार परिचय करवा दूं। ये मयंक जी इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, अंबु जी पॉलिटी के एक्सपर्ट हैं, इधर मनीष जी आपको हेल्थ सेक्टर पर यानी साइंस टेक के एक्सपर्ट हैं। तो हम अपने इस टीम के साथ ये डिस्कस करेंगे। एक बहुत बड़ी टीम हमारे साथ है, हम आपको और लोगों से भी परिचय करवाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक नाउ डायरेक्टली। अब देखिए, थोड़ा सा मैंने इस प्रोग्राम में हल्का सा मॉडिफिकेशन लाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सेंटरिक बने। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने क्या मॉडिफिकेशन लाया। हमने नंबर ऑफ टॉपिक्स को थोड़ा कम किया और इंफॉर्मेशन को भी हमने थोड़ा कम करके एनालिसिस को बढ़ाया, ताकि हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन ना पड़े। पीछे बार टॉपिक्स का नंबर ज्यादा, तो उसको, और हमने 4 ऐसे बर्निंग टॉपिक चुने हैं जो आपके लिए सीधे परीक्षा उपयोगी है। पहला, जैसे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट इज वेस्ट एशिया सिटिंग ऑन टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन। मतलब कि ईरान और इजराइल के बीच जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और क्या वेस्ट एशिया जो पश्चिम एशिया है वह ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है। देखेंगे हम लोग इंडिया एग्री फूड क्राइसिस, हाउ इज एग्रीकल्चर ड्राइविंग फूड इनसिक्योरिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी। क्योंकि देखो, जब बात एग्री फूड क्राइसिस की होती है तो मैं अपने स्टूडेंट्स में एक नॉर्मली प्रॉब्लम देखता हूं मैम जी, कि मैक्रो इकोनॉमिक जो रिलेशंस है, जैसे अगर अकेला उनको एक टॉपिक लेना हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो प्राइमरी सेक्टर पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट मॉडल पढ़ेंगे। लेकिन उनके बीच जो आपस में मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट कैसे होता है, ये मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में मिसिंग देखता हूं। तो मेरे टॉपिक इकोनॉमी में बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ओवरऑल रिलेशनशिप को समझ सके, मैक्रो इकोनॉमिक रिलेशंस को समझ। तो आपका मामला तो है एग्रीकल्चर का है, लेकिन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ नहीं। ये ओवरऑल एक तो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ये क्रिएटिंग द यू कैन से माल न्यूट्रिशन, तो हेल्थ का भी प्रॉब्लम है, और यह चूंकि इन्फ्लेशन को ड्राइव करता है तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का भी प्रॉब्लम है। और अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका इंपोर्ट बढ़ेगा, तो आपका ओवरऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी प्रॉब्लम है, तो आपका ट्रेड का भी प्रॉब्लम है। इस प्रकार से ये बहुत सारे एरिया को कवर करता है। तो हम चाहेंगे कि आपको सबों की जानकारी हो। अब देखिए, फोर्थ वन टॉपिक हमने चुना है इन इंडिया इलेक्शंस इलेक्टोरल, सॉरी थर्ड वन, इलेक्शंस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रिसेंट कंट्रोवर्सी। तो मैं आपको यहां पर बताऊं, देखिए यहां पर हमारा जो बेसिकली जो कैटलिज्म का काम किया है कि हमने इस टॉपिक को क्यों चुना है, तो यहां पर सिलेक्शन की वजह हुई है कि अभी ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, पोजीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और उसकी रिसेंट में उसके रिफॉर्म्स की मांग चल रही है और मामला सब जुडिस भी है। लेकिन इसके अलावा अगर हम केवल ईवीएम पर करें तो मजा नहीं आएगा। इसके लिए हमने एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक बड़ी पिक्चर के नीचे रखा है, लेकिन सेंटर में ही टॉपिक होगा। तो अंबु जी आपको जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं डिस्कस करेंगे। और हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया एंड इट्स इंप्लीकेशंस। अब हेल्थ क्राइसिस एक बहुत बड़ा इश्यू है, इसका आप कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स का भी इम्प्लीकेशन है, इकोनॉमी को भी अपने ढंग से इन्फ्लुएंस करता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से भी जुड़ा हुआ है। इसका हम एक लार्जर पिक्चर देखें। बट मैं फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि टॉपिक और भी चल रही है, टॉपिक रुकी हुई नहीं है। जैसे आप पिछले वीक में आपने देखा होगा, हमने इन्फ्लेशन के बारे में बताया, तो कितना रोजी पिक्चर आपको दिया था कि अरे क्या है भाई, अब ला नीना आने जा रहा है। ओके, तो ला नीना आने जा रहा है, तो इस कब ला नीना का जो साइन लग रहा है, इस कारण से ओवरऑल रेनफॉल बढ़ेगा। हम देख रहे हैं पेट्रोलियम का कॉस्ट स्टेबलाइज कर गया है $80-85 पर बैरल। तो
वो भी एक अच्छा साइन है कि हमें उस पर ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। तो ओवरऑल हमारा, और हमने इतना तक अभी आपको आश्वासन दे दिया था कि जून तक अमेरिका क्वांटिटेटिव ईजिंग कर सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा भाई क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है, तो आपको इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको मैं जनरल क्लास में ही आपको मैम जी बताएंगे व्हाट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग। यहाँ पे इतना स्कोप नहीं हो पाता है, समझ सकते हैं आप हमारी मजबूरी। तो करेगा, लेकिन अब यूएसए ने कह दिया कि भाई, ने कहा नहीं मतलब साइन दे दिया कि नहीं क्वांटिटेटिव ईजिंग वो नहीं करने जा रहा है। और यूएसए नहीं करेगा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक नहीं करेगा। तो उसका ओवरऑल, अब हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमको लग रहा था कि क्वांटिटेटिव ईजिंग करेगा, लेकिन यहां पर भी आरबीआई के गवर्नर अपनी भाषा को बदल रहे हैं। अब भैया 1 वीक पहले हमने आपको आई हैव इश्यूड समथिंग एल्स, बट इन 1 वीक जनरल स्टडीज इज वंस अगेन गोइंग टू मेक अल्टरनेटिव डाइव। अब ये तो मेरे कंट्रोल में है नहीं, उसने अल्टरनेटिव डाइव मार दिया। जनरल स्टडीज यही होता है, दुनिया बदल रही है, इंडिया बदल रहा है। अगर हमारे स्टूडेंट्स की नेचुरल नजर उस पर हो, थोड़ा सा उसको एंजॉय करें, तो जनरल स्टडीज के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। करेंट तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने आई एंजॉय करेंट, आप लोग भी करते हैं जी, क्योंकि दुनिया बदल रही है, इंडिया बदल रहा है। अब इससे ज्यादा देखने में खुशी क्या होगी। अब देखिए इस बार हो सकता है अगली बार मैं आपको यही टॉपिक डिस्कस करूं। अभी इकोनॉमी पर कल एक बहुत अच्छा आर्टिकल मुझे दिखा कि जो मिस्टर मतलब मैं इसमें विशेष रूप से मैं जिसे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि टॉपिक यह दिखा कि जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी, वो बढ़ नहीं रहा। पिछले वीक में हमने आपको कहा कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा, खपत नहीं बढ़ रहा, तो जो अभी ग्रोथ आपको दिख रहा है वो इन्वेस्टमेंट लेड है। अब है कि गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि कैपेक्स में 11 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है इस बार 23-24 के बजट, 24-25 के बजट। और पिछले साल 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ना चाहिए, ये केनेसियन अर्थशास्त्र ही कहता है, जो मैं आपको अगले वीक में डिस्कशन में बताऊंगा, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा, केनेसियन फार्मूला भी यहां फिल कर रहा। आखिर प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं बढ़ रहा, उसे क्या ऐसा फियर लग रहा, ये अगले वीक में हम आपसे डिस्कस करें। तो अब चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। हाँ, एक दो मैं और भी इंफॉर्मेशन दे दूं कि एक दो और भी इंपॉर्टेंट घटना हुई है, बट वी हैव जस्ट इग्नोर्ड इट। आगे हो सकता है अगले वीक में हम आपको इस पर कुछ प्रकाश डाल दें। एक सोलोमन आइलैंड, आपको पता होगा पैसिफिक रीजन में, वहां पर इलेक्शन हुआ। अब वहां इलेक्शन हुआ, कहेंगे भाई उस इलेक्शन से क्या लेना देना हमें? हाँ है, क्योंकि चाइना का जो ताइवान पॉलिसी है, वह चाइना का ताइवान पॉलिसी यह है कि छोटे छोटे देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाओ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो, वहां पर अपना मिलिट्री बेस बनाओ, और उस कंट्री को मजबूर करो कि ताइवान को डिरिकॉग्नाइज करके और चाइना को एक एकमात्र नेशन के रूप में वन चाइना पॉलिसी को अख्तियार करे और चाइना को रिकॉग्नाइज करे। तो सोलोमन आइलैंड चाइना के प्रभाव में आ गया। यूएसए की चिंता का कारण था कि अरे चाइना तो पैसिफिक रीजन में भी पांव फैला रहा। अब वो सोलोमन आइलैंड में जो इलेक्शन हो रहा, वो एक तरह से रिफरेंडम है, मतलब इलेक्शन हुआ है, वो रिफरेंडम था, जनमत संग्रह, कि वेदर सोलोमन आइलैंड इज विल कंटिन्यू द डीप रिलेशंस विद चाइना और वेदर डिड इट विड्रॉ फ्रॉम चाइना। तो अब ये क्वेश्चन तो अपने आप में बड़ा ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए सोलोमन आइलैंड का इलेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। फिर एलन मस्क ने इंडिया को विजिट किया है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह के आर्टिकल्स में। और उसका क्या है, उसकी मजबूरी है, उनको एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक जो ऑटोमोबाइल्स है, उनका जो टेस्ला कार आप जानते हैं फेमस, वो चाइना बीट करने पड़ा, तो उनको अपना मार्केट बढ़ा, इंडिया में आए, प्रॉमिस किया कि $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में डेवलप करने जा रहा है। अपना क्या, अपने तो खुश हैं कि जो भी चाइना से जिसका रिपल्सन हो रहा वो इंडिया की तरफ देगा। और वो हमारे लिए क्या है पता है, एप्पल मूवमेंट उसको बोलते हैं। बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं, एप्पल मूवमेंट मतलब जिस तरह से एप्पल का
जब राइज हुआ, जी उसी तरह से इंडिया का अब क्या होगा कि हमारा ईवीएम, अब इलेक्ट्रिक जो कार है हमारी, वो मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक कार का इसी का हमारा जो प्रोडक्शन है वो मार्केट में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब बहुत जल्दी हम लोग का मार्केट एक्सपेंड करें, क्योंकि अब एलन मस्क इसमें इंटरेस्टेड। तो है और भी कई ऐसे इशू, लेकिन उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। और ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट इज वेस्ट एशिया सिटिंग ऑन टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन। तो अब क्योंकि मैंने बहुत लंबा आपको दे दिया, तो मैं पहले अपने एक्सपर्ट से आपको बात करवाता हूं, एंड देन लास्टली मैं ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट की बात करूंगा और उसमें रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है उससे भी आपको वाकिफ कराऊंगा, क्योंकि अपने आप में बड़ा मेजर टॉपिक है। तो इसको थोड़ा सा हम पूरे बाद लाते हैं, तब तक आपको मैं इकोनॉमी वाले इश्यू पर ले चलता हूं। तो मैम जी कैसे हैं? तो तैयार हैं? बिल्कुल सर। अब देखिए, हम एग्री फूड क्राइसिस की बात करेंगे। और एग्री फूड क्राइसिस में दो तीन बातें हैं, क्योंकि इंडिया तो जब ने यात्रा शुरू की थी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, तो हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। वी वर नॉट सेल्फ रिलायंट इन द मैटर ऑफ फूड ग्रेन्स, we were depending over American doles, that is PL 480। अगर यूएसए उस समय नहीं देता तो पता नहीं हमारे पॉपुलेशन का क्या होता। लेकिन चलिए, ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन एरा में हम पहले सेल्फ रिलायंट हुए फूड ग्रेन्स के मामले में, अब बन गए एक्सपोर्टर। राइस के हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, दुनिया हमारे राइस का इंतजार करती है। व्हीट में भी हम बहुत आगे हैं, सब कुछ है। हाँ, दलहन तिलहन में थोड़ा पिछड़े हुए हैं और उसका पूरा सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, लेकिन हाँ चलिए, अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी हम आगे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मतलब ये है कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन दो बातें मेरे बहुत माइंड, मतलब मेरे लिए क्या, बहुत पजलिंग क्वेश्चन है। एक ये है कि भारत में जो हंगर है, हंगर इंडेक्स में इंडिया बहुत मतलब कह सकते हो कि हंगर इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो इंडिया बहुत नीचे चला गया। अब 106 पोजीशन है 195। और इंडिया का दूसरी तरफ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो अनुमान किया जा रहा है कि हमारा जो पॉपुलेशन 2047 तक 1.6 बिलियन होगा, तो हम उतने पॉपुलेशन को खिलाने की स्थिति में नहीं है क्या? हैं जरूर, लेकिन अब इतने बड़े अर्बन पॉपुलेशन के नीड को कैसे फुलफिल कर पाएंगे? तो पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो डिस्मल प्रोडक्शन है, पहले आप इसका कारण बताइए कि हमारा एग्री प्रोडक्शन एक्सपेक्टेशन के अनुसार बढ़ क्यों नहीं रहा? मतलब हमारा जो कृषि का उत्पादन है ये क्यों नहीं बढ़? व्हाई इज इट नॉट इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन? बिल्कुल सर। तो सर का सवाल बहुत ही वाजिब है। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग इंडिया फूड क्राइसिस को देख रहे हैं, तो पहले मैं बता दूं अपने सभी प्यारे छात्रों को कि एग्रीकल्चर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि पूरा भारत इंडिया बेस्ड है एग्रीकल्चर पे। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि भारत बिल्कुल गांव का देश है, इसकी आत्मा गांव में बसती है। हम एक कृषि प्रधान देश हैं। जब से मैंने होश संभाला है, या मेरे पहले वाली पीढ़ी ने होश संभाला है, या आपकी आने वाली पीढ़ी भी जब होश संभालेगी, तो वो यही चीज़ पढ़ेगी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। और भारत के गांव के लोगों को किसी चीज़ की चिंता हो या ना हो, उनको इस बात की चिंता नहीं रहती है कि हमारा खाना पीना कैसे होगा। यानी अगर कोई गांव से बिलोंग करता है तो उसको फूड की कोई चिंता नहीं रहती है। और ऐसा हम लोग भी सुनते हैं, क्योंकि हम लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं। तो जब लोग शहर जाते थे तो मतलब ये है कि वो खाना कमाने नहीं जाते थे, वो पैसा कमाने जाते थे। लेकिन आज इस दौर में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या भारत आने वाले वर्षों में अपनी सारी पब्लिक को, जो पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज कर रही है, सबने बताया कि अप्रॉक्स हम लोग 1.5 अरब के पार चले जाएंगे, यानी 1.6 बिलियन आबादी हो जाएगी हमारी। क्या हम सबको वो खाना प्रोवाइड कर पाएंगे? नो डाउट गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग कोविड बहुत अच्छा काम किया, लगभग 86 करोड़ लोगों को अनाज बांटा, राशन बांटा। लेकिन आज एक समस्या है, और सर ने सवाल पूछा कि आखिर रीजन क्या है।
क्यों ये बात उठ रही है? क्या वास्तव में हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है? या रीजन क्या है प्रोडक्शन कम हो रहा है? हम आज़ादी के पहले भी उतने रेजिलिएंट नहीं थे, हम फूड ग्रेन्स अच्छा नहीं डेवलप कर पा रहे थे। बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो जब हम लोग इसकी क्लास लेंगे तो मैं तो एग्रीकल्चर की लगभग 1 वीक की क्लास लेता हूँ, काफ़ी ये कॉम्प्रिहेंसिव क्लास होती है। लेकिन यहाँ हम लोग उतना कॉम्प्रिहेंसिव बात नहीं करेंगे, बस सर ने जो पूछा है उसी को मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। पहला तो ये है कि अगर हम इस फूड क्राइसिस के चेन को देखें, तो जो पहला लेवल है एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग फार बिहाइंड हो रहे हैं। हालाँकि जब देश आज़ाद हुआ था और हमारी पहली पंचवर्षीय योजना आई थी और जो नेहरू जी का मॉडल था, उसमें हैरेड डोमर 2 अर्थशास्त्री हैं, हैरेड और डोमर, तो दोनों ने ये बताया कि हमें भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए, जो गोल रखना चाहिए, वो है कृषि को कैसे बेहतर करें। और उन्होंने नाइफ एज बैलेंस का थ्योरी दिया था और उसी पर हम लोग अपनी जीडीपी को आगे लेकर के बढ़ रहे थे। और अच्छी बात ये भी कि जो जीडीपी हमने एग्रीकल्चर में प्रोजेक्ट की थी वो हमने प्राप्त भी कर ली थी। यानी अगर आज़ादी की बात करें तो हमारे पास अप्रॉक्स 52 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ था। आज हम लगभग 450 मिलियन टन से आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि आज़ादी के समय हमारी आबादी सिर्फ 30 करोड़ थी। आज हमारी आबादी 150 करोड़ है। यानी उस समय की आबादी के हिसाब से शायद हम ये कह सकते थे, हाँ चलिए ठीक है, हमारे पास अनाज है, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि हमारी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी और हम 1965, 66, 67 तक आते आते एकदम कंगाल हो गए और हमें लाना पड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन। वो एक दूसरी कहानी थी कि हरित क्रांति आई और हम फिर से जो खाद्यान्न हम आयात कर रहे थे, हम खाद्यान्न निर्यात करने लगे और धीरे-धीरे हम खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गए और अब हम बिग एक्सपोर्टर नेशन बन गए। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या रीज़न है, तो हमने कहा एक तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे हम लगातार कमज़ोर हो रहे हैं, जिसके पीछे की कहानी ये है कि हमारा हॉरिज़ॉन्टल प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन हमारा वर्टिकल प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया। और वर्टिकल प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी उस लेवल की नहीं हो पाई। और ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारा क्षेत्रफल नहीं बढ़ा है आज़ादी के बाद, हमारी आबादी बढ़ी है। कितना अच्छा होता कि आबादी बढ़ने के साथ-साथ क्षेत्रफल भी बढ़ता जाता, तो शायद हम लोग पाकिस्तान तो अखंड भारत को करना होगा। बिल्कुल। अब सर वो तो एक नई कहानी बनेगी कि हम अखंड भारत में भाई कोई भी देश चाहता है कि वो अपने एरिया को बड़ा करे। लेकिन चूँकि जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्शन बढ़ाने के सिर्फ 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम हॉरिज़ॉन्टल प्रोडक्शन पे जाएँ, यानी हमारे पास जो लैंड है, जो हमारे पास फार्मिंग लैंड है, उसको हम बड़ा कर लें, तो हम और उत्पादन कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि हम वर्टिकल प्रोडक्शन पे जाएँ, लेकिन अब परेशानी ये भी है कि जैसे हम वर्टिकल प्रोडक्शन पर जाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, हमें मशीनरी लानी पड़ती है। और जिस एक तरफ मशीनरी लाते हैं, जैसे मशीन आती है, वो 100 लोगों को बेरोजगार कर देती है। यानी हम मशीनरी भी नहीं ला सकते। अगर जो बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे हों कि एग्रीकल्चर के पिछड़ेपन का एक रीज़न ये है कि हम एडवांसमेंट में नहीं जान रहे हैं या हम मशीनरी नहीं ला रहे हैं, हम धान काटने वाली मशीनों को उतनी तेज़ी से बढ़ा नहीं रहे हैं गेहूँ, या हम इज़राइल का जो इरिगेशन सिस्टम है उसे पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया में नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे का भी रीज़न ये है कि हमारे एक पॉपुलेशन, जैसा कि आप लोग ये बार-बार न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे और तमाम बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे कि भारत के कृषि के पीछे होने का कारण, एक बड़ा कारण है उसकी छिपी हुई बेरोजगारी। यानी लोगों की आवश्यकता कम है, लोग ज़्यादा हैं। तो लोग जब ज़्यादा हो जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है, जो हमारा पर कैपिटा प्रोडक्शन है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी हमारी इसलिए भी कम हो रही है क्योंकि हम वर्टिकल प्रोडक्शन पे नहीं जा पा रहे हैं। आज तो हाल ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन है ओवरऑल, हमारा पड़ोसी देश चीन, उससे हम 1/3 पर हैं और वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे छोटे देशों से हम आधा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। यानी कहीं न कहीं से प्रोडक्शन का एक मैटर ऐसा फँसा हुआ है कि हम उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उसके पीछे कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो हमारी सीमांत खेती, जो हमारे फ्रेगमेंटेड होल्ड्स हैं, यानी हमारे पास जो सीमांत जोत है उनका आकार बहुत छोटा है। इतना छोटा है कि आप उस खेतों में ट्रैक्टर तक नहीं चला सकते। अब ट्रैक्टर तो एक मशीन है, आप कह सकते हैं एक कृषि उपकरण है जिसका प्रयोग करके हम खेती को आसान बना सकते हैं, लेकिन
चूंकि 86% हमारे पास मार्जिनल फार्मर्स हैं, 86% लोग ऐसी खेती कर रहे हैं कि वो खेती शुरू करते हैं और खत्म हो जाती है। एक तो रीजन ये है कि हमारे पास एक जो आकार होना चाहिए जोत का वो नहीं है, और जो सबसे बड़ी बात है, मैं तो सुनते सुनते पक गया हूँ इस स्टेटमेंट को, कि भारत में अभी भी कृषि मानसून का जुआ है। और ये मानसून का जुआ आज से नहीं है, मुझे लगता है 500 वर्षों से रहा होगा, क्योंकि इसके पहले भी जब मैं स्टूडेंट था तो भी मुझे बताया गया मानसून का जुआ है। आज मैं स्टूडेंट्स को भी बता रहा हूँ मानसून का जुआ है, आप भी अपने वाली जनरेशन में बताएंगे। मानसून का जुआ होने का मतलब दो तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो किसी मानसून का जुआ होने मतलब ये है, या तो यहाँ पर इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि पूरी फसल खराब हो जाती है, या तो बारिश ही नहीं होती है, यानी हम कह सकते हैं बेमौसम बरसात होने लगती है, या तो बरसात होती ही नहीं है, या जब हमें बरसात चाहिए होती है तब नहीं होती है, जब नहीं चाहिए होती है हाँ तब राइट। तो ये जो मानसून का जुआ है, तो अभी हम लोग सोल्यूशन पर भी आएंगे। मैं जो डायमेंशन बता रहा हूं यही बाद में चल के सॉल्यूशंस होंगे। तो एक मानसून का जुआ होना, सीमांत जोत का कम होना, साथ साथ जो हमारा लिमिटेड इरिगेशन है वो भी बहुत खराब है। अलग अलग एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा से रहा, जब से मैंने पढ़ना शुरू किया इकोनॉमिक्स, एक चीज रही कि आखिर उसी आलू की बनी हुई चिप्स ऑल ओवर इंडिया में एक प्राइस की बिकती है, मगर आलू का रेट सर अलग अलग है। हर क्षेत्र में चावल के रेट अलग अलग हैं, दाल के रेट अलग अलग हैं, लेकिन उस दाल से बना हुआ एक ऑर्गेनाइज मार्केट या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आइटम ऑल ओवर इंडिया में एक जैसा है। यानी अगर आप जो गेहूं से आटा बना रहे हैं, अगर हम सर पतंजलि का आटा लेते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में उसके रेट एक हैं, लेकिन अगर हम जैसे लूज आटे पे जाते हैं, खुले आटे पे जाते हैं, सबके रेट अलग अलग, इवन कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में रेट अलग अलग हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो मार्केट मैकेनिज्म है उसका भी कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है। यानी एक तो ये हो गया कि हम अपने प्रोडक्शन लेवल पर उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा है क्लाइमेट चेंज, जो हमारे प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा, पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं जब हम लोगों ने लानिनो एलिना को लेकर के चर्चा किया था कि आखिर क्या रीजन है कि लगातार इफेक्ट हो रहा है हमारा क्लाइमेट चेंज से, जो कॉस्ट बनता है फूड इन्फ्लेशन का। पिछले 10 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो सबसे कंसर्न का इश्यू रहता था कोर इन्फ्लेशन, वो अब नॉर्मल है, अब वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जो अब हमारा फूड इन्फ्लेशन जिसपे हम काफी बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो हमारे कंसर्न का विषय हो गया है, वो हमारी चिंता का विषय हो गया है। तो क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है कि हमारा जो एग्रीकल्चरल जीडीपी है वो इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप इस बात को समझिए कि ओवरऑल जो इंडिया की जीडीपी है वो 7 to 9% के बीच है, और जो हमारा एग्रीकल्चर जीडीपी है वो 1.5% तक रह पाता है। यानी उसमें कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही है, और ग्रोथ ना होने का रीजन क्या है? हम एग्रीकल्चर जीडीपी की बात कर रहे हैं, और फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो हमारे घर में पैदा होने वाला सारा उत्पाद है वो इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और फिर हम लोग कहेंगे कि प्रोडक्शन के पीछे हमारे रिसोर्सेस, हम उस रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से नहीं यूज कर पा रहे हैं। यानी कैसे यूज कर पाएंगे जब हमारे पास खेती करने योग्य भूमि ही लगातार कम हो रही है? उसके पीछे का एक रीजन है माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, यानी हमारा अर्बनाइजेशन तेजी से हो रहा है। आज भी एग्रीकल्चर अप्रॉक्स 50% लोगों को एम्प्लॉयमेंट में इंगेज करता है। इसके बावजूद अब शहरीकरण के हो जाने से, शहरीकरण मतलब क्या हुआ? गांव ही तो शहर बन रहे हैं, कोई शहर तो वैसे बन नहीं रहे, गांव कट रहे हैं, शहर बन रहे हैं। तो जब शहर बन रहे हैं यानी जो गांव की गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे से कम हो रही हैं, और जब शहर बनेंगे, फैसिलिटीज ज्यादा होंगे, वो अपने आप को डेवलप्ड करेंगे, तो एक उसका ड्रॉबैक होगा कि हमारा वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है। पंजाब जैसे राज्यों में लगातार वाटर लेवल इतना ज्यादा नीचे जा चुका है कि हम वहां पर उस तरीके से इरिगेशन सिस्टम, राइट इरिगेशन सिस्टम in post green revolution era, राइट सर, chemical fertilizer and water बिल्कुल, and insecticides, और ये सब चीजें होने से उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है किसानों की आय पर, और किसानों की आय लगातार कम होती जा रही है। अब तो देखिए, अब इसको यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आप स्टूडेंट्स को, आपको मैं कॉमन क्लास में पूरा टाइम दूंगा जी सर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा, मुझे बहुत सारे मतलब ये 4 इशू ले चलने हैं और टाइम का थोड़ा लिमिटेशंस है, तो कंसीडरिंग दिस थिंग यू हैव टू कोऑपरेट विथ मी। आप इनको 3-4 पॉइंट केवल पॉइंट में बता दीजिए तो क्या क्या रहा,
जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को कम कर रहा है। कम कर एक आपने कहा कि स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ लैंड एंड यू कैन सी द जो जोत की भूमि है, कल्टिवेबल लैंड, द स्मॉलर साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड, जोत की भूमि कम है, एक आपने ये बताया। दूसरा आपने बताया कि भाई ये इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो वर्टिकल डेवलपमेंट में जैसे इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में होना चाहिए, दैट इज नॉट। एंड जो मैकेनाइजेशन में आपने दोनों खतरे बता दिए कि मैकेनाइजेशन होता तो प्रोडक्शन बढ़ता, लेकिन मैकेनाइजेशन एक दूसरे तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म दे रहा है। और अभी सबसे बड़ी चीज है कि मान लीजिए 48 to 50% लोग एग्रीकल्चर में हैं, अब वो निकल जाए तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन उनको निकलने के लिए आपके पास कौन सा एरिया है? सर्विस सेक्टर आपको जॉब नहीं कर पा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग आपको डेवलप नहीं कर पा रहा है। ऐसा भीषण साइकिल बना हुआ है कि जो एग्रीकल्चर से बेचारे फेंके जाएंगे वो हंगर में चले जाएंगे। तो ये भी एक समस्या आपने बताई। तो ओवरऑल दूसरा आपने बताया कि भाई ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज एज ए फैक्टर आपने बताया कि बहुत बड़ी चीज है कि जो क्लाइमेटिक चेंज है, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन है, इन सबको आपने डिसमल प्रोडक्शन का कारण बताया। अब इसका जैसे सोल्यूशन में हम क्लाइमेट चेंज पर ही आएंगे, तो क्लाइमेट चेंज तो अब हमारे बस की नहीं, ये तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसमें यह तय हुआ और हर बार मतलब उनके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो व्यर्थ, मतलब दैट इज गोइंग टू बी फॉल्स, बिकॉज 1 पॉइंट हम लोगों ने कहा प्री इंडस्ट्रियल फेज से 1 पॉइंट पेरिस, कहाँ हम लोग पेरिस समिट में वादा किया था 1.5 तक सीमित करने की बात की डिग्री से ज्यादा हम उसी पर लिमिट करेंगे, उससे ज्यादा हम प्री इंडस्ट्रियल एरा से ज्यादा नहीं आएंगे। अभी हम लोग 1.7 पर पहुंच चुके हैं। हमें तो लगता है कि ऐसा ना हो कि 2.5 या 3 पर चले जाए तो पूरा ये आर्कटिक सब ये मेल्ट कर जाएगा और क्या होगा। तो खैर इतना ब्लिक पिक्चर नहीं खींचेंगे, हमारे व्यूअर्स स्टूडेंट भी सोचेंगे कि सर हमको डरा रहे हम डराना नहीं चाहते, होप कर रहे हैं कुछ न कुछ अच्छा हो। जब किसी चीज का सोल्यूशन नहीं आए तो यही पॉजिटिव होप ही कुछ न कुछ कॉन्सोलेशन देता है। तो हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि इसमें जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि किस तरह से हम क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ा के इस क्लाइमेट क्राइसिस में भी कुछ हम अपने एग्रीकल्चर, जैसे मिलेट्स का अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएं तो क्लाइमेट का कुछ कम इम्पैक्ट पड़ेगा जी। ड्रिप इरिगेशन हम वाटर को हम बचा सकते हैं, जो ड्रिप इरिगेशन अभी भी गांव में नहीं हो पा रहा है। हम सभी लोगों का गांव का थोड़ा फ्लड इरिगेशन जी, अभी भी देखिए पानी का जो वेस्टेज आप देखते हैं दिल्ली जैसे शहरों में देखते हैं, अगर हम वाटर स्टोरेज करें तो भी हो सकता है। उसके बाद हमारे जो सीड क्वालिटी है इसमें हेवी रिसर्च होता है और हेवी रिसर्च के लिए प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ेगा और फिर वहां पर फिर वही समस्या, प्राइवेट सेक्टर को लाइए तो उसके लिए आपको एग्रीकल्चर को खोलना हो। प्राइवेट सेक्टर वेलफेयर की भावना से नहीं आएगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा प्रॉफिट की भावना से। प्रॉफिट की भावना के लिए आपको एमएसपी रिजिम को डिस्ट्रॉय करना होगा। जैसे आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर अभी आपने पीजेंट्स, हमारे स्टूडेंट ने भी देखा कि पीजेंट्स मूवमेंट हुआ, ये सब का एक दूसरे से रिलेशनशिप। तो हम चाहें कि शॉर्ट में जरा आप इनको ये बता दीजिए कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एग्रीकल्चर में है ये बेसिकली क्या है और ये अच्छा है या बुरा है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट तो जानते हैं प्रेसिडेंट ने इतना मूवमेंट किया, बेचारे सड़क पर चले आए, उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। तो क्या ये अन्याय है या दिस इज द डिमांड ऑफ द टाइम? तो थोड़ा सा आप बिल्कुल सर, एक बात तो आपने बड़ी अच्छी कही कि जो हम लोग बार बार क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं या फिर मानसून को लेकर बात करते हैं, तो क्राइसिस ऑफ रेन की बात ना करके अगर हम लोग क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हमारे पास वर्षा हो रही है तो उस वर्षा के जल को अच्छे तरीके से संचित करें। वो एक स्टोरी है, उस पर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। एमएसपी को लेकर के लगातार चर्चा होती रहती है। जब से एमएसपी आया हुआ है तो एमएसपी को हम लोगों ने मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस एक्चुअली मान लिया है, और जबकि उसका कॉन्सेप्ट था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। तो नो डाउट जो इंडिया की सिचुएशन है या सपोर्ट प्राइस, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, मुझे लगता है कि सपोर्ट प्राइस क्यों जरूरत पड़ी उसी को नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल, उन पर आप एक मिनट। एमएसपी का कॉन्सेप्ट ये था कि आप जो हमारे फार्मर्स थे जो प्रोडक्शन करते थे तो वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट, कभी कुछ कम में कोई बेच रहा है, कोई ज्यादा में बेच रहा है। ज्यादा प्रोडक्शन होने पर ये प्राइस क्रैश की समस्या आ जाती थी। उनको ज्यादा प्रोडक्शन होने पर फिर वो सस्ते दाम में बेचना पड़ता था। गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हमें एक ऐसा प्राइस
डिस्क्लोज कर देंगे, आपको समर्थन देने के लिए एमएसपी प्राइस आपको बता देंगे कि उससे नीचे अगर आपको बेचना पड़े तो आप मत बेचिएगा, वो हमें दीजिएगा। हाँ, उसके ऊपर अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेच लीजिएगा। ये एक समर्थन है, यानी न्यूनतम समर्थन कीमत सरकार के द्वारा अपने किसानों को इसलिए दी गई ताकि उनका घाटा ना होने पाए इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर वो ज्यादा उत्पादन करते, सरकार ने कहा चलिए हम गेहूं के, चावल के, तमाम लगभग 23-24 फसलों के प्रत्येक वर्ष और उन फसलों को पैदा करने से पहले ही सरकार बता देती है हम आपको इसमें इतना समर्थन देंगे, अब आप जो फसल पैदा करना चाहते हो करिए। अगर आपसे उस फसल का दाम कोई कम दे रहा है तो आप वहां मत बेचिए, आप एफसीआई में जाइए और अपने फसलों को उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बेच लीजिए। दैट इज एमएसपी गिवन बाय द गवर्नमेंट। ये उसका कॉन्सेप्ट था। अब सवाल ये है कि क्या एमएसपी को, जैसे सर ने कहा, लगातार एक पीजेंट्स आंदोलन हुए, किसानों के द्वारा धरना दिया गया कि इसको गारंटी कर दिया जाए, इसको कानून बना दिया जाए, एमएसपी को ऐसा कर दिया जाए। तो एक सर थोड़ा सा हम लोग का ड्रॉबैक भी है कि सरकार जब किसी चीज को एक टाइम के लिए सपोर्ट करने की बात करती है तो उसको हम एज ए गारंटी ले लेते हैं, वो हमारी ही चीज है। जैसे कृषि सम्मान निधि योजना एक आई सरकार के द्वारा कि हम जिनके पास खेत है उनको हम हर 3 महीने पर 2,000 रुपए का सपोर्ट करें, यानी 6,000 रुपए का सपोर्ट था कि आपके सम्मान की निधि का है, लेकिन उसको एक गलत तरीके से लिया गया। उसका चर्चा हम लोग क्लास में करेंगे। एमएसपी अगर हम इंडियन फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सारे इंडियन फार्मर्स को जरूरत है एमएसपी की, या हम ये भी नहीं कह सकते जितने भी किसान हैं वो बिल्कुल गरीब ही किसान हैं। अब गरीबी की परिभाषा एक अलग लेवल पे जाएगी, वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सवाल ये है कि क्या भारत के लिए एमएसपी जरूरी है। अगर हम अभी के पॉइंट ऑफ व्यू सिचुएशन को देखें, प्रेजेंट सिनेरियो को देखें, तो भारत को एमएसपी की आवश्यकता है। एमएसपी की आवश्यकता तब नहीं होगी जब हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरीके से कॉर्पोरेटिज्म में चला जाएगा, जब हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इन्वेस्टमेंट इधर आने लगेगा। सर एक चीज मैं एक्स्ट्रा जोड़ना चाहूंगा छात्रों के लिए कि जैसे अभी सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आए और बहुत सारे छात्रों के मैंने देखे और उन्होंने बताया कि हम किसान फैमिली से, तो एक सर मुझे ये लगता है कि किसान फैमिली से निकल करके आप सर्विस सेक्टर में डायरेक्ट जा रहे हैं। प्रणब मुखर्जी का एक इसमें कोट था कि जो हमारे प्राइमरी सेक्टर का जंप सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहा है उससे भी प्राइमरी सेक्टर काफी नीचे जा रहा है। सवाल मेरा ये है कि जो बच्चे प्राइमरी सेक्टर या किसान फैमिली थे या गांव से थे, जब वो सर्विस सेक्टर की तरफ जाते हैं या आईएएस बन जाते हैं तो क्या वो कभी दोबारा मुड़ करके उस प्राइमरी सेक्टर की देखरेख करते हैं? एक बड़ा सवाल तो मेरा ये रहेगा, क्लास में भी रहेगा। तो फिर हम जब प्राइमरी सेक्टर के ओनर होते हैं या एग्रीकल्चर को लेकर के लगातार ये अपने पीड़ा को प्रकट करते हैं कि आखिर क्या कारण है कृषि लगातार पिछड़ता गया, यानी एलपीजी भी हुआ तो एलपीजी में भी मतलब जैसे हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल करके कि एक एग्रीकल्चर लिबरलाइजेशन की आवश्यकता है। शायद जो सरकार को समर्थन देना चाहिए था सरकार ने नहीं दिया, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। अर्थशास्त्रियों की अपनी एक अलग राय है इस पर, राजनीतिज्ञों की अपनी अलग राय है, और जो वर्तमान समय में हम लोग एमएसपी की बात करें तो एमएसपी नो डाउट अभी भी किसानों की सर आवश्यकता है एमएसपी की। उन्हें एमएसपी दिया जाना चाहिए जब तक कि हम कोई ऐसा सॉलिड बेस ना बना ले कि किसान। अच्छा एक चीज ये भी है कि हम किसानों को जब सपोर्ट करते रहते हैं तो उन किसानों को जो जरूरतमंद किसान हैं उनकी सपोर्ट की आड़ में बहुत सारे ऐसे लोग उसका फायदा उठा लेते हैं जिनको उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी भी एक ऐसा बेस मॉडल बना करके एमएसपी को हम गारंटीड नहीं कर सकते क्योंकि उसका नो डाउट बहुत सारा इम्पैक्ट होगा। जैसे सर ने शुरू में बताया कि एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट सिर्फ फूड को लेकर के नहीं है, फिजिकल डेफिसिट से मैं आपको फायदा कहूँ। हाँ, दो फायदे, हाँ, बस दो फायदे आपको जी। इसका दो फायदा ये होगा, एक तो ये है वो लाचार किसान जो उत्पादन खूब जी जान से करता है उसका शोषण होने से बच जाएगा एमएसपी से, और दूसरा फायदा ये होगा कि जो हमारे बिचौलिए वाले लोग हैं उनसे किसानों की रक्षा हो सकेगी। दो फायदे। हाँ, तो अब इसमें बताइए सर कुछ नुकसान भी है क्या? सर मैंने कहा कि नुकसान तो बहुत ज्यादा है। अगर हम राजकोषीय घाटे के संदर्भ में जाएंगे, अगर हम राजस्व घाटे के संदर्भ में जाएंगे, या अगर हम एनपीओ को लेकर के बात करेंगे थोड़ा सा,
तो कहीं ना कहीं सरकार जब कुछ भी वेलफेयर स्कीम्स चलाती है या वेलफेयर को लेकर के अपने खजाने को खोलती है, तो खजाने से पैसा तो तेजी से जाता है, मगर उसमें भरा नहीं जा सकता है। तो इसलिए कहीं न कहीं जो महँगाई को लेकर के हम लोग फिर चर्चा करते हैं या फिर जो अपने राजकोषीय घाटे को संतुलित करने की चर्चा करते हैं, प्राथमिक घाटे को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं ये सारे हर्डल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें परेशान करती हैं, जब हम वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और चूँकि वेलफेयर स्कीम लाना हमारे नेशन के सोल में है कि हमको एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी ही करनी है, अपने लोगों को कहीं न कहीं से उस स्तर पे ले जाकर के उन्हें ड्रॉप करना है, ताकि वो इस देश में रह करके अपने को सुरक्षित महसूस करें, तो उसका घाटा होता है ओवरऑल इकोनॉमी पर। इसलिए ओके, एमएसपी का अगर घाटा मानते हैं कि आप इसके डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट को भी आप मानते हैं, राइट सर, राइट। तो लीव इट हियर। अब मैं स्टूडेंट्स, तो आपने समझ लिया होगा, क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम का कॉन्स्टेंट है, तो हम इसमें ज्यादा छेद नहीं करना चाहेंगे। ओवरऑल इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो मुझे मैं जी बस 2-3 पॉइंट में आप बता दें हमें कि जैसे एग्रीकल्चर अगर ग्रो करता है, जैसे अब मान लीजिए पिछली बार वो 4 पॉइंट समथिंग उसका ग्रोथ है, राइट 4.7 हाँ, और वो अब 0.7% पर डिक्लाइन कर गया। अगर मान लीजिए कल को उसका ग्रोथ 6% हो जाए जी, तो अगर एग्रीकल्चर 6% के वैल्यू से बढ़ता है, तो हमें इकोनॉमी के किस किस सेक्टर का इमीडिएट फायदा होता है? 2-3। पहला फायदा तो ये होगा कि अगर To the हमारे point. जो बायलैटरल ट्रेड होते हैं फूड को लेकर के, मिलेट्स को लेकर के, अगर हमारा ये कल्चर ग्रोथ होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सप्लाई साइड बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा सेक्शन ये है कि अगर हमारा ग्रोथ एग्रीकल्चर का अच्छा होता है, तो जो डिमांड साइड में हमारे जो ऐसे प्रोडक्शन की डिमांड ज़्यादा रहती है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे दूध की डिमांड रहती है या अच्छे अनाजों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से भी फूड इन्फ्लेशन आता है, तो उसमें भी हम कहीं न कहीं अच्छा कंट्रोल पा सकते हैं। तो सप्लाई साइड हमारा अच्छा हो जाएगा। अगर सप्लाई साइड हमारा अच्छा हो जाता है, तो नो डाउट जो हमारा किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है, उसको भी हम कहीं न कहीं पूरा कर सकते हैं। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य सिर्फ सरकार ही नहीं पूरा कर पाएगी। किसानों की आय को दोगुना करने के पीछे हमें बेसिक फाउंडेशन पर भी काम करना पड़ेगा। तो अगर हमारा एग्रीकल्चर जीडीपी, अब चूंकि दुधारी तलवार है, मैंने पहले ही बताया, प्रोडक्शन का बहुत बढ़ जाना भी विदाउट स्ट्रेटेजी हमारे लिए घातक होगा, क्योंकि बहुत प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो प्राइस अब मैं हो जाएगी। आपको रोक रहा हूँ जी क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, जी सर। तो इसको यहीं पर रोकते हैं। अब हम आपने समझ लिया होगा कि भाई एग्रीकल्चर में अगर बेसिकली अगर इसका सरप्लस आएगा, तो ये सरप्लस के कई फायदे हैं। ट्रेड हमारी ओवरऑल इकोनॉमी, ट्रेड बढ़ेगा, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगा, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्राइमरी सेक्टर में होगा। सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। लेकिन अब हम आपको एक दूसरे मुद्दे पर लाते हैं। चलिए अब चलते हैं यहाँ एक आपको के लिए एक लाइट इसको जोखिम मान लीजिए आप। जी 2013 की बात है ये, तब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 12-13 की बात रही। तो अचानक से फूड इन्फ्लेशन बहुत काफी आ गया। एक कांग्रेस की एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट एंड कम लीडर थी, एक पत्रकार ने सवाल किया कि भाई इन्फ्लेशन क्यों बढ़। तो उसने कहा कि देखिए ऐसा है, वे लोग अंडे, दाल और दूध खाने लगे हैं जो पहले नहीं। बिल्कुल। तो उसने कहा कि अच्छा, तो फिर गरीबों को नहीं खाना चाहिए। आप चाहते हैं गरीबी दाल, दूध और अंडे के बिना खाएं, आपका फूड इन्फ्लेशन नहीं आएगा। तो वो बगल झांकने लगे, क्योंकि उनको बाद में अंदाज हुआ कि मैंने शायद इसका कुछ उलट पुलट जवाब दे दिया। बिल्कुल। तो ये भी एक बात होती है, क्योंकि हमारा जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो क्वालिटी डिमांड बढ़ेगा। अभी बात सिर्फ हम लोग इतना ही पर रुके पड़े बहुत हैं, कुछ है सर। यस। मान न्यूट्रिशन पर जी हम लोग इसी पर रुके पूरे हैं, हंगर पर। लेकिन एक समय अब आ रहा है कि हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ हंगर नहीं, हमें फूड ही नहीं चाहिए, क्वालिटी फूड चाहिए, न्यूट्रिशनल फूड चाहिए। तो चलिए अब यहाँ हम आपको थोड़ा वेस्ट एशिया की तरफ लाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। वेस्ट एशिया की राजनीति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वहां पर एक ट्रायंगल बना। आप वेस्ट एशिया पर नजर डालें, आपको इस ट्रायंगल में एक तरफ दिखेगा इजराइल, जो वेस्टर्न कंट्रीज के आशीर्वाद से पैदा हुआ। At the grace of Western power, Israel was constituted in a quite hostile condition. ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वेस्टर्न डिप्लोमेसी की उपज है, जिसने सदा के लिए एक टाइम बॉम्ब फिक्स कर दिया वेस्ट एशिया। दूसरा है कि शिया और सुन्नी का कंट्रोवर्सी बहुत पहले से चली आ रही थी, कोई नई चीज नहीं थी। ये
प्रॉफिट मोहम्मद के जस्ट बाद जो चौथे खलीफा हुए थे इमाम अली, उसी समय से ये शिया सुन्नी का स्प्लिट देखने को मिला। लेकिन ये वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में सरफेस होकर आया जब 1979 में ईरान में एक अब तक सकते रिलीजियस अपसर्ज हुआ, एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और वहां पर एक बहुत ऑर्थोडॉक्स शिया रिजीम अयतुल्ला खुमैनी के लीडरशिप में स्टैब्लिश हुआ। उधर सऊदी अरेबिया अपने को यहाँ मक्का मदीना जहां है वो अपने आप को सुन्नी जो वर्ल्ड है उसका लीडर मानता। तो ये ट्रायंगल बना इजराइल, ईरान एंड सऊदी अरेबिया, और तीनों को तीनों से नफरत थी। अब इस नफरत के बीच यूएसए की डिप्लोमेसी शुरू हुई, क्योंकि यूएसए के प्रयास से इजराइल पैदा हुआ था। यूएसए की डिप्लोमेसी शुरू हुई कि कम से कम ऐसा करें कि इजराइल का हम सुन्नी कंट्रीज से मित्रता स्थापित कर दे। और इसकी वजह है कुछ, इसके पीछे थोड़ा हिस्ट्री जाता है कि ईरान में जो 1979 का रेवोल्यूशन हुआ तो उसने यूएसए की एम्बेसी पर हमला करके वहां पर उसके 66 जो कर्मचारी हैं, उसके एम्प्लॉइज हैं, दे वर जस्ट पुट अंडर यू कैन से द कैप्टिविटी ऑफ ईरान। They were made hostages. So there started hostage crisis and that continued for 2.5 years, you know. तो एक hostage crisis उनको बंधक बना लिया, तो यहां से दोनों की दुश्मनी शुरू हुई। अब यूएसए का प्रयास रहा कि ज्यादा से ज्यादा सुन्नी देशों को हम इजराइल का मित्र बना ले, कोशिश करता रहा। एक अब्राहम एकॉर्ड भी हुआ जिसकी चर्चा आपने सुनी होगी, पीछे हम बहुत जा नहीं सकते। इधर चाइना यूएसए के राइवल के रूप में पैदा हुआ। अब ये चाहता है कि हम ईरान और सऊदी अरेबिया में मित्रता करा के इजराइल को साइडलाइन कर दे। तो यही दोनों की डिप्लोमेसी चल रही थी। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि अचानक से गाजा में, इनफैक्ट पैलेस्टाइन रीजन में, इधर वेस्ट बैंक में एक वहां पर कह सकते हैं कि वहां पर एक गवर्नमेंट है, तो वो एक हुआ करते थे बहुत पहले यासिर अराफात, अभी तो महमूद अब्बास है उसके लीडर, और एक पहले पीएलओ हुआ करता था, उसका भी नाम बदल कर फतह हो गया, उसके मुखिया हैं और वो वेस्ट बैंक में शासन करते हैं। परंतु एक पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन वो इलेक्शन में जीतकर गाजा में हमास की सरकार। अब ये 1973 के बाद इजराइल के इतिहास में पहली बार हुआ था कि 7 अक्टूबर 2023 को अचानक से हमास का हमला इजराइल पर हुआ और वहीं से इजराइल का एक वॉर ऑफ एट्रिशन शुरू हो गया। इजराइल ने गाजा पर हमला किया, पूरा वर्ल्ड अपील करता रहा कि भाई इस निर्दोष पैलेस्टाइन को आप बख्शिए, वो बख्शने के लिए तैयार नहीं, और इजराइल का हमला बढ़ता गया। उस कारण से अब्राहम एकॉर्ड से जो भी उसने सुन्नी देशों को अपने करीब लाया था वो भी धीरे धीरे साइडलाइन होते जा रहे हैं। हालांकि अब तक तो पूरी तरह साइडलाइन नहीं हुए हैं, लेकिन अब इजराइल बोलता है, आप मैप पर देखिए इजिप्ट के जस्ट बगल में है राफा। अब इजराइल बोलता है कि वी आर जस्ट गोइंग टू इन्वेड राफा, और अंतिम एक तरह से समझिए तो अंतिम बेस्टियन है बेचारे पैलेस्टाइन को बचने का। जितने पैलेस्टाइन रिफ्यूजी हैं वहीं पर वो जमा है, अपनी जान बचा रहे हैं। बहुत सारे इजिप्ट में को पेनिट्रेट करके इजिप्ट में घुस गए जस्ट रिफ्यूजीज के रूप में, और राफा में रुके हुए। अगर वहां इजराइल का हमला होगा तो बहुत बड़ी ह्यूमन कैजुअलिटीज होगी। अमेरिका जो इजराइल का मित्र हुआ करता है उसके लिए भी अब इनटॉलरेबल हो रहा है। जो बाइडेन बार बार अपील कर रहा है कि भाई कम से कम राफा पर हमला। इन द मीन टाइम क्या इजराइल ने एक और शरारत कर दी। ये 1 अप्रैल के दिन लगता है अप्रैल फूल बना दिया ईरान को, और उसने उसके एम्बेसी पर हमला सीरिया में कर दिया। उसमें उसके कुछ जो एक विशेष एक वहां के एलिट आर्मी है, आपने नाम सुना होगा IRGC, तो माने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स मारे गए। ईरान ने कहा कि दैट विल बी अवेंज्ड, इसका बदला तो लिया जाएगा। तो भाई बदला लिया जाएगा, पूरी दुनिया शन रह गई कि भाई ईरान अगर आप हमला करोगे इजराइल पर तो वो भी मानने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल तो हमें लगता है कि शायद दुनिया का एकमात्र कंट्री ऐसा है जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं, तो फिर मानेगा नहीं। उसका तो है बस ट्रूथ फॉर ट्रूथ, नोज फॉर नोज, यही उसका जस्टिस है, सेंस ऑफ जस्टिस। अब वही हुआ कि ईरान ने यहां पर मिसाइल से और ड्रोन से हमला, ये घटना है 14 अप्रैल को, अचानक से इजराइल पर हमला किया। चलिए इजराइल के पास एक एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है, आयरन डोम आपने नाम सुना है। आयरन डोम तो एक ही पहले, लेकिन उसके अलावा उसके और भी बहुत सारे मैकेनिज्म, एक लार्जर मैकेनिज्म। और इतना ही नहीं, उधर यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस भी तैयार था।
और एक मुस्लिम कंट्री जॉर्डन भी 99% जितने भी उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स आए सबको एक तरह से इंटरसेप्ट कर दिया 99%। तो ईरान का नियत भी नुकसान करने का नहीं था, केवल अपने वर्ड को पूरा करने का था और ईरान पर अपनी हेजेमनी को असर्ट करने का था कि देखो हम रुकने वाले नहीं। और उधर ईरान ने भी एहतियात बरती, इट हैज टेकन सम सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशन, और इसने यूएन में तुरंत आर्टिकल 51 के तहत उसे बिल्कुल लाया कि भाई हम इस्केलेशन नहीं चाहते, वॉर इस्केलेशन नहीं चाहते। तो ईरान का भी डिफेंसिव मोड था। इधर यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस ने इजराइल को बचा तो लिया, जॉर्डन ने भी बचा लिया, लेकिन और इजराइल ने खुद भी अपने आप को बचाया। उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए प्रेशराइज करने लगा कि इट शुड नॉट रिजल्ट इनटू एनी फर्दर एस्केलेशन एंड यू हैव टू टॉलरेट द सिचुएशन एंड इट इज जस्ट a victory for you. Victory in the sense that you have successfully intercepted 99% of missiles. आप खुशियां मनाइए, आप सेलिब्रेट करिए, आपको हुआ कि आप तो बच गए। लेकिन इजराइल में बेन्यामिन नेतन्याहू, जिसको वो शॉर्ट फॉर्म बीवी है, वो तो इसको टॉलरेट करने वाला नहीं, कहा कि नहीं मैं तो शांत नहीं रहूंगा। उसने हिंट किया, यूएसए की बात भी नहीं मानी। चलिए कल आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर में देखा होगा, इजराइल ने उसके एक सेंट्रल रीजन ऑफ ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। उसके जवाब में जवाबी कार्रवाई की, लेकिन बहुत लिमिटेड स्केल के ऊपर, बहुत ज्यादा नहीं। और वो भी आप देखेंगे तो इस्फहान टाउन है और जस्ट 100 किलोमीटर दूर है ईरान के नेटान न्यूक्लियर जो सेंटर है उससे। और ईरान का आप जानते ही हैं, उधर न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा था, हालांकि बोल तो रहा था फ्यूल के लिए, बट ईरान वाज ट्राइंग टू इवन मैन्युफैक्चर एन न्यूक्लियर बॉम्ब। उसी मुद्दे पर यूएसए ने उसको बहुत दिनों से रोका हुआ था, और लेकिन नेटान पर इसने हमला नहीं किया अभी तक इजराइल ने। इससे पहले एक दो बार इसने कोशिश की नेटान को ध्वस्त करने की, इस बार हमला नहीं किया। अब देखिए अब ऊंट किस करवट बैठता। अब अगर फिर कार्रवाई शुरू हुई, हालांकि जर्नलिस्ट लोग तो बोल रहे हैं कि शायद अब हिम्मत नहीं करेगा दोनों पक्ष, क्योंकि दोनों डिफेंसिव मूड में है। यहाँ दो बाकी की कहानी चरितार्थ हो रही है, दोनों ने अपने अपने एक दूसरे को मस्कुलर पावर दिखा रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी वॉर करने के मूड में नहीं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस दोनों जानता है। क्योंकि इधर इजराइल दो फ्रंट पर लड़ रहा है, अरब कंट्री से भी आइसोलेटेड हो जाएगा। उधर ईरान समझ रहा है कि उसके पीछे यूएसए का भी हाथ है, और ईरान समझ रहा है इस वॉर बहुत डिवास्टेटिंग होगा। तो उम्मीद करते हैं इस्केलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इस्केलेशन होता है तो देखो माय फ्रेंड्स, इंटरनेशनल रिलेशन में कौन किससे लड़ता है, कौन किससे मरता है, वो तो एक पहलू होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस एंड वी पीपल इज कि व्हाट इज इट्स रिपरकशन ऑन इंडिया। हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन में हमें यह ध्यान रखना चाहिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया पर इसका स्पिल ओवर क्या हो सकता है। अगर यह वॉर एस्केलेट किया तो हमारे लिए तो बहुत बुरा। देखिए पहली बात कि हमारे फॉरेन पॉलिसी की टेस्टिंग होगी। हम ना तो ईरान से टूट सकते हैं, न सऊदी अरेबिया के कैंप में क्लियरली जा सकते हैं, न इजराइल अमेरिका के कैंप में जा सकते हैं। तो पहले तो टेस्टिंग होगी, तो इसमें तो मोदी जी ने पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, कि दिस इज नॉट द ईयर ऑफ वॉर, या युद्ध का समय नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हमने दुनिया को बुद्धा दिया है, युद्धा नहीं। तो ये टेस्टिंग फॉरेन पॉलिसी की उसमें हमें खरा उतरना है, दैट इज द वन फैक्ट। सबसे है फ्यूल, हाइड्रोकार्बन। 80% हाइड्रोकार्बन हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसमें 50% आता है हमारा उसी रूट से जिसे आप पर्शियन गल्फ रूट कहते हैं। पर्शियन, इधर रेड सी को तो आपने देखा ही है कि स्वेज कैनाल को ऑलरेडी डिस्टर्ब किया हुआ है हौथी रेबल्स ने। इधर अगर पर्शियन गल्फ इस वॉर के कारण डिस्टर्ब हो गया तो हमारा पेट्रोलियम का क्या होगा। अभी पेट्रोलियम की कीमत बढ़ गई, अब इस कारण से नहीं बढ़ी है, कुछ लोकल कॉज है। यूएसए ने वेनेजुएला पर एम्बार्गो लगा दिया है, रशिया पर एम्बार्गो लगा दिया, रिसेंट में इस हमले के बाद ईरान पर एम्बार्गो। उधर जो ओपेक कंट्रीज है उन्होंने पेट्रोलियम को जानबूझ के कीमत बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन को कट किया है। अभी हमारा जो पहले $85 वो अभी 90 प्लस में जा रहा है। और अगर वॉर छिड़ गया तो
कह नहीं सकता कितना ज्यादा इसका कॉस्ट हो जाएगा, फिर इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, हमारा पूरा बजट, हमारी पूरी इकोनॉमी को इसका इम्पैक्ट होगा। तीसरा, हम अभी गल्फ कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम गल्फ कंट्रीज में हमारा कंस्ट्रक्शन में है, एग्रो इंडस्ट्री में हमारा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। आपने ग्वादर पोर्ट, आपने चाबहार पोर्ट का नाम सुना होगा ईरान में, जहां पर इंडिया का कोलेबोरेशन है, तो वो सब अफेक्टेड होगा। एक बहुत बड़ा अमाउंट हमें रेमिटांसेस के रूप में आता है गल्फ कंट्रीज से, वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाए। इसके अलावा हमें वहां से रेस्क्यू करके अपने इंडियन ओरिजिन के लोगों को लाना पड़ेगा, ऑपरेशन गंगा उसका नाम, हमें वो चलाना पड़ेगा। अभी अभी आपने देखा है कि हम लोगों ने G20 में एक यहां से कॉरिडोर का एक स्वप्न देखा है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका क्या? तो हम उम्मीद करते हैं कि एस्केलेशन ज्यादा नहीं बढ़ेगा और ये बात कहीं ना कहीं यहीं तक आके रुक जाएगी। अब देखिए, अब अगली वीक में हम बता पाएंगे, और हमसे पहले आप लोग भी जरा उस पर नजर रखना। हाँ, एक बात और भी बता दूं, इस बार आप लोगों के लिए चांस, हमने नीचे क्वेश्चन रखा हुआ है। इन क्वेश्चन को मैं खुद, जैसे मैं आपको बताता हूं, 2 क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाता हूं। एक तो हम इंटरनेशनल रिलेशन में हमने क्वेश्चन आपके लिए डाला हुआ है, और ये आपको आंसर करना है। इस बार आप लोग आंसर करके और आप भेजोगे, और हम फिर आपको बाद में आंसर देंगे। वेस्ट एशिया इज बोथ द एनर्जी एंड कॉन्फ्लिक्ट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। Discuss the above statement in context of recent escalations between Iran and Israel. What should be India's strategy to secure its national interest in the region? हिंदी में भी इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। उसी तरह से कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब इसमें 5 कंट्रीज का नाम दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नेबरिंग कंट्रीज ईरान का है, वो आपको देख लेना है। दूसरा क्वेश्चन हमने इकोनॉमी पर आपको पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन को आप देखिए। इसमें हमने इकोनॉमी को पूछा, क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर्स लीडिंग टू इंडिया एग्री फूड क्राइसिस, हाईलाइटिंग द चैलेंजेस फेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, एक्सेस एंड कंजम्पशन। ये भी आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने एक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दोनों आप लोगों को सॉल्व करना है। इसमें मैं आंसर इस बार नहीं लगाऊंगा, आंसर बाद, ताकि आप लोग हमारे साथ थोड़ा इंगेज होइए। एंड हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपका पीडीएफ भी हमने इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है, तो कोई एज सच आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत अच्छे ढंग से इसको कवर कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको एक पॉलिटी के टॉपिक की तरफ ले चलूं। अब इसमें हमारे विशेषज्ञ जो पॉलिटी के अंबुज जी हैं, वो उनसे हमारी कुछ वार्ता होगी। ये शंभू जी, अब we have to discuss about electoral reforms and particularly the role of EVM, Yes, sir. which has been a burning issue of controversy these days. लेकिन ये सिर्फ बात यहाँ ईवीएम की नहीं, मैं आपको और भी कई बातों से परिचय कराऊं। एक्चुअली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडिया वॉज द फर्स्ट नेशन टू गेट फ्रीडम एंड द फर्स्ट नेशन व्हिच मैनिफेस्टेड और व्हिच एक्सपेरिमेंटेड विद डेमोक्रेसी। मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग चीज, कई बार वैसे मैं अपने लेक्चर में बता चुका हूं, हमसे तो आपका बहुत लंबे समय से परिचय है। उसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको कहा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब डेमोक्रेसी का इंडिया एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो बाकी जितनी भी कंट्रीज थे, वो सारी कंट्रीज वेस्टर्न पावर्स विशेषकर कर रहे थे, वे इंडिया क्यों इतना जोखिम मोल ले रहा, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा, क्योंकि यहाँ 16% मार्क पॉपुलेशन लिटरेसी है, पोवर्टी में 60% से ज्यादा लोग पोवर्टी लाइन के अंदर हैं, एंड अ कंट्री विथ द पर्टिकुलर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट only can afford for democracy. It is not a universal phenomenon. इन इंडिया का की जीत थी कि हम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेंगे, और हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो 1951-52 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ था, वो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक बहुत, एक तरह से आप कहें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक एपिसोड था कि मैं देखता हूं इंडिया कैसे अपना, माने इसकी स्थिति वही उसी तरह की थी जैसे किसी का अगर कोई गरीब नेबर कोई सेकंड हैंड 4 व्हीलर खरीद लेता है,
तो बाकी नेबर केवल यही चर्चा करते हैं कि चलो 4 व्हीलर तो लाया, लेकिन ये फ्यूल कहाँ से लाएगा, इसके दरवाजे पर इसकी गाड़ी खड़ी है। जी तो हमने इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया और हमने बड़ा सक्सेसफुली इलेक्शन को कंडक्ट करवाया। दुनिया में चारों तरफ से और विभिन्न वेस्टर्न कंट्रीज से सुपरवाइजर्स और जर्नलिस्ट आए, पर्यवेक्षक आए, उन्होंने पूरे इलेक्शंस का पर्यवेक्षण किया और दंग रह गए इंडिया के सक्सेस को देखकर। लेकिन हम देखिए, हम एक ऐसे डेमोक्रेसी थे जहां लोगों को लिटरेसी नहीं थी, कास्ट सिस्टम, कम्युनिटी की भावना काफी स्ट्रांग थी। हमारी एक अथॉरिटी स्टेट, मात्र एक ही अथॉरिटी है, दूसरा स्टेट है, दूसरा अथॉरिटी हमारा लोकल पंचायत है, तीसरा अथॉरिटी हमारा कास्ट पंचायत है। तो कहीं ना कहीं अब फोर्थ अथॉरिटी अंत में कहेंगे तो एक स्ट्रांग इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन है और उसमें बहुत सारी चीजें डेमोक्रेसी से मेल नहीं खाती। तो शुरू में हमें बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाने पड़े जिससे हम अपने इलेक्शन पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएं। अब बताइए, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रोफेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को छोड़कर कोई दूसरी थी ही नहीं। दूसरी थी एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, बाकी थी लेकिन कोई इस तरह की। दूसरा है इंटर पार्टी डेमोक्रेसी की कोई परंपरा नहीं थी। तीसरी थी कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक इश्यूज से ज्यादा कास्ट एंड कॉमनल इश्यूज इंपॉर्टेंट थे। तो बहुत सारे फ्रंट पर हमें लड़ना पड़ा और एक वोटर कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ी चीज है। आज का भी आप लोगों ने देखा होगा इसका न्यूज़पेपर। तो मात्र बताइए, इंडिया जैसे कंट्री में नेशनल इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा का पहला चुनाव 19 अप्रैल, यस सर, और मात्र 47% मात्र वोटर्स पार्टिसिपेशन ऑल इंडिया लेवल। यस और त्रिपुरा और बंगाल में ज्यादा पार्टिसिपेशन, बिहार में मात्र 48.5% टर्नओवर है लोगों का इलेक्शन। तो हम थोड़ा सा अम्बू जी से संक्षिप्त में चाहेंगे पहला सवाल कि हल्का सा इलेक्टोरल रिफॉर्म पर प्रकाश डालते हुए ईवीएम तक पहुंचिए कि अभी ईवीएम का क्या इशू। ओके सर, थैंक यू। Ever since sir India got independence, the major focus of election commission has been to stabilize the democratic process in the country। और ये democratic process को establish करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी थी। एक था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना और दूसरा था पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन। अब ये जो दोनों चीजें हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये दोनों मिलके सिर्फ एक चीज को अचीव करना चाहती है, एक ही गोल को अचीव करना चाह रही थी, दैट इज कि डेमोक्रेसी जो है फुल फॉर्म में अपने एस्टैब्लिश हो सके। अब इन दोनों ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने काफी रिफॉर्म्स जो हैं, जब से देश हमारा आजाद हुआ, जब से पहले इलेक्शंस हुए और तब से लेके आज तक, अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उन रिफॉर्म्स को देखने से पहले, उन रिफॉर्म्स को समझने से पहले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वर द ड्रॉबैक्स, कमियां कहां रही थी, कमियां क्या थी, और उनके रेस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स जो हैं इलेक्शन कमीशन ने लिए। कुछ जो कमियां थी, आई वुड लाइक टू हाईलाइट देम। पहला था लो वोटर टर्नआउट, दिस वाज वन मेजर ड्रॉबैक। अदर वन वाज लो पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स का पार्टिसिपेशन लोगों का कम था। दूसरा था इंटर पार्टी डेमोक्रेसी, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी मतलब पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की काफी कमी थी। देन देयर वाज इलेक्टोरल फंडिंग, इलेक्शंस हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही हैं या फिर इंडिविजुअल्स जो कंटेस्ट कर रहे हैं, उनकी फंडिंग का एक जो था बहुत बड़ा इशू था। नेक्स्ट वाज एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्शंस। thereafter the another issue was ensuring that serious candidates are only participating in the elections। एक समय ऐसा आता था कि एक ही सीट पे डमी कैंडिडेट्स बहुत सारे खड़े हो जाया करते थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट फॉर टू फूल द पीपल बेसिकली, कि एक ही नाम के 5 कैंडिडेट खड़े हो जाते थे तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है। उसके बाद बहुत एक इशू था पार्टिसिपेशन ऑफ ऑनेस्ट, गुड एंड पीपल विद गुड इंटीग्रिटी हु आर फाइटिंग द इलेक्शंस। तो करप्ट एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व थे, करप्ट एक्टिविटीज में जो लीडर्स इन्वॉल्व थे, उनको हम इलेक्शन के जो प्रोसेस है उससे कैसे दूर रख सकें, यह भी एक बहुत बड़ा इशू था। एंड अगेन वन वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इशू वाज एस्टैब्लिशिंग लेवल प्लेइंग फील्ड एंड ensuring free and fair elections।
ये बेसिक इश्यूज थे जिसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो रिफॉर्म्स लेके आता रहा है आज तक। सबसे पहले देखें तो लो वोटर टर्नआउट, उसको इलेक्शन कमीशन ने कैसे एड्रेस किया। एक एसवीप करके है, सर्वे फॉर वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया। देन इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, कि कैसे जो वोटर टर्नआउट है उसको ज्यादा से ज्यादा किया जाए। दूसरा जो था, पीपल्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, एक तो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जो सर ने बताया अभी, इलेक्शन कमीशन ने इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था इलेक्शन के बाद। उस पहले वो एज थी 21 ईयर्स, फिर उसकी एज को कम करके 18 ईयर्स किया गया, जिससे कि और लार्जर पार्टिसिपेशन जो है लोगों का उसमें हो सके। एंड देन उसमें ही जो आपका लो वोटर पार्टिसिपेशन था उसको और बढ़ाने के लिए, सो दैट पीपल कैन पार्टिसिपेट मोर इन द इलेक्शंस, और इलेक्शन कमीशन ने और भी ज्यादा रिफॉर्म इसमें और लेके आए। जैसे कि आप कह सकते हैं जो वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए एक और स्टेप जो इलेक्शन कमीशन ले लिया था वो था नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस को इंक्रीज करना, जो कि एक बहुत बड़ा इशू था। लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करके वोट कास्ट करने नहीं जाते थे उस समय। फिर एक इशू आया इलेक्टोरल फंडिंग को लेके। इलेक्टोरल फंडिंग में इलेक्शन कमीशन ने कुछ 2-3 स्टेप लिए, जिससे कि वो जो ट्रांसपेरेंसी है इलेक्टोरल फंडिंग में उसको मेंटेन कर सके, और पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो फंड है उसको और बेटर वे में उसको यूज कर पाए पॉलिटिकल पार्टीज। इसलिए देखे तो जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इशू है इस समय काफी हाईलाइटेड रहा है, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था, बट अगेन सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसकंटिन्यू किया ऑन द इश्यूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जो इंडिविजुअल कैश डोनेशन जो जितना हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, उस पे इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाई। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज जो एक्सपेंसेस कर सकती हैं और इंडिविजुअल जो अपना एक्सपेंसेस कर सकते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन, दैट ऑल्सो हैज बीन रेगुलेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। जहां तक बात आती है लेवल प्लेइंग फील्ड की, लेवल प्लेइंग फील्ड में अगर हम देखें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन ने लागू किया आफ्टर 1991 स्ट्रिक्ट फॉर्म में, उससे पहले लागू हो चुका था, स्ट्रिक्ट फॉर्म में जो था वो 1991 में एस्टैब्लिश हुआ वो, तो दैट हैज बीन अ वेरी बिग चेंज इन एस्टैब्लिशिंग फ्री एंड फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड इन द इलेक्शंस। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात आती है तो उसी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात आती है। जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात आती है तो हमको उसको पास्ट से रिलेट करना पड़ेगा कि व्हाई वाज इट नेसेसरी टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। जो इलेक्शंस में पहले रिगिंग होती थी, बैलेट पेपर्स को टेम्पर किया जाता था, वोटिंग को जो वोट होने के बाद जो काउंटिंग प्रोसेस जो था वो बड़ा स्लो हो जाता था। इन चीजों को एड्रेस करने के लिए ईवीएम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में। पहली बार जो थी वो केरला में लागू हुई थी 1980s में। आफ्टर दैट धीरे धीरे फेज वाइज उसको इम्प्लीमेंट किया गया नेशन वाइड। तो ईवीएम आने के बाद काफी जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्टोरल जो प्रोसेस है, इट बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट, इट बिकम मोर फास्ट, इट बिकम मोर इजी फॉर द पीपल टू आइडेंटिफाई कि जो उन्होंने जिनको वोट एश्योर करना कि जिनको वो वोट दे रहे हैं वो कैंडिडेट चुन के आ रहे हैं। तो दिस वाज द प्रोसेस सर। तो मैं ये जानना चाहूंगा, मुझे आपने बहुत अच्छा कहा, थैंक यू फॉर दैट। अब सवाल ये उठता है कि ईवीएम को लेकर जो कंट्रोवर्सी है जी, जिसमें इसका आपने अच्छे पक्ष तो बताया कि एक्चुअली जो पहले इलेक्शन रिगिंग होती थी, वोट को टेम्परिंग किया जाता था, उसकी गुंजाइश कम नहीं के बराबर है। हालांकि ऑपोजिशन अभी बहुत सेटिस्फाई नहीं। एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली हमारे फ्रेंड्स को आप यह बताइए कि अभी वीवीपीएटी का और जो ईवीएम है उन दोनों के नंबर्स को टैली करने वाला जो विवाद है, जो अपोजिशन कहता है कि आप 100% टैली करके वीवीपीएटी को दिखाइए, तो अब एक कहावत है कि व्हाट कैन बी डिजायर्ड एंड व्हाट कैन बी अचीव्ड। जी, व्हाट इज डिजायर्ड एंड व्हाट कैन बी अचीव्ड, हम क्या इच्छा रखते हैं और क्या। तो जो गवर्नमेंट है या इलेक्शन कमीशन वो कहता है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं कि 100% वीवीपीएटी को हम ईवीएम से टैली करके दिखाते हैं। जी, तो थोड़ा सा बच्चों को एजुकेट कर दीजिए, क्योंकि अभी मेन कंट्रोवर्सी है और मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है जी। इन दोनों को आपस में टैली कराने में प्रॉब्लम क्या है या संभव है क्या? वीवीपीएटी का फुल फॉर्म बेसिकली होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी किया था 2013 में, और जो सबसे पहले नागालैंड में जो है वो लागू हुआ था।
अब यहाँ पे इशू ये आता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अपोजिशन पार्टीज जो हैं, वो ये मतलब जस्ट मैं आपको बीच में, सॉरी जी। फॉर इंटरप्शन, मैं रोकना चाहूंगा। पहले ईवीएम में हम लोग जाते थे सीधे अपने अपने जी। आप को उसको सिलेक्ट कर लेते थे। एग्जैक्टली सर, तो जिस समय ईवीएम इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें वीवीपीएटी नहीं था, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। नहीं हुआ बाद में उंगलियां उठते जी, है ना, जी सर, स्टार्टेड टू रेज द फिंगर कि देखिए आपका प्रॉब्लम है, मैं बिलीव नहीं करूंगा कि जो हम वहां पर थंब रखते हैं जिस मशीन पर जी वो फुल एंड फाइनल है, उसको फिर आप टेम्पर कर देते हैं। जी, तो आप काउंटर करके दिखाइए कि हाँ उतने ही आपके वोट्स वास्तव में काउंटिंग आ रही है जी। जितना हमने है, तो दोनों काउंटिंग को मिला के जी, दिखाइए। तब कॉन्सेप्ट वीवीपीएटी का आया। एग्जैक्टली सर, जी। हाँ, 2013 में ये हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 मैंडेटरी किया था इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को। कमीशन ने, मतलब जी। ये लैटर थी। यस सर। अब आगे बढ़िए। तो अब जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनका ये कहना है कि जो वीवीपीएटी आपने लागू तो कर दिया, मगर उनका ये क्वेश्चन होता है कि वीवीपीएटी रिसीव तो कुछ और शो कर रहा है, जो पेपर स्लिप्स हैं वो शो तो कुछ और कर रहा है, बट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं उसमें रिकॉर्ड जो वोट्स हो रहे हैं वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है कि ऐसा हो रहा है। दे हैव सेड द चांसेस आर देयर, दे कैन बी हैक्ड, दे कैन बी टेम्पर्ड। अब बात यहां आ रही है कि दे आर डिमांडिंग कि जितने 100% जो वीवीपीएटीज जो हैं, जो पेपर स्लिप्स हैं, उनको साइमल्टेनियसली काउंट भी किया जाए और ईवीएम में जो वोट्स हैं उनको भी काउंट किया जाए। तो यहां पे एक क्या हो रहा है, डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट जो है, यहां पे एक चीज, बहुत बड़ा चीज जो सामने आ रही है। दूसरा है, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि अगर हम दोनों चीजों को फिर से हम अगर काउंटिंग करना शुरू कर दें, वीवीपीएटी की जो पेपर स्लिप्स हैं और उसको भी काउंटिंग करना शुरू कर दें हम, then we will go back to the era of 1960s and 70s when the tampering with the ballot was a very normal thing. So that is again the question which that is the point which has been raised by the Supreme Court during the hearing. Of course it is prejudiced, but Supreme Court ने ये चीज रेज की थी और ECI ने भी इस चीज को बोला है। तो अब फिलहाल क्या प्रोसेस है, कितने वीवीपीएटीज के जो वोट्स हैं और जो पेपर स्लिप्स हैं उनको अभी काउंट किया जाता है, इसको देखना है। तो पहले क्या था कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक वीवीपीएटी मशीन जो है उसमें जितनी भी पेपर स्लिप्स होती थी उसको काउंट किया जाता था टू टेली कि व्हाट इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट की जब गाइडलाइंस आई तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 वीवीपीएटीज को रैंडमली सेलेक्ट करके उनके जो पेपर स्लिप्स हैं उनको काउंट किया जाता है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द ईवीएम्स along with by counting the VVPAT paper slips. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने इस चीज का पहले सर्वे किया था एंड दे फाउंड दैट 99% ऑफ द ईवीएम व्हेन दे आर tallied with the paper slips which were produced by VVPATs, 99% एक्यूरेसी है। ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन की फाइंडिंग्स थी इसमें। तो मतलब इसमें कोई ये दिक्कत नहीं। तो फिर एक प्रॉब्लम आ रही है जी। इसको यूएसए, यूके, यूनाइटेड किंगडम ने यानी ब्रिटेन ने, फ्रांस ने पहले इंट्रोड्यूस करके फिर बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया। यस सर। तो उन्होंने क्या प्रॉब्लम पाया? सर वहां पे जो था, the major issue that they found was the Supreme Court of Germany and the USA, they said that this is unconstitutional. Unconstitutional means कि there are chances that they can be tempered and they can be hacked. EVMs that are used in Indian elections, they are not as contested by the Election Commission of India. They are standalone units. जैसे हम कोई कैलकुलेटर हम यूज करते हैं तो कैलकुलेटर को आप बाहर से आप उसको अफेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको हैक नहीं कर सकते, उसको आप टेम्पर नहीं कर सकते। तो सेम चीज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मेंटेन करता है कि दीज आर द स्टैंड अलोन यूनिट्स एंड दे कैन नॉट बी हैक्ड और नीदर दे कैन बी टेम्पर्ड फ्रॉम आउटसाइड। सेकेंडली, जो ईवीएम्स जो इंडिया में यूज हो रही हैं, दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इटसेल्फ। वी आर नॉट इंपोर्टिंग देम फ्रॉम आउटसाइड। ये टेक्नोलॉजी जो है इंडियन डेवलप टेक्नोलॉजी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको डेवलप किया हुआ है। तो और दीज हैव बीन ट्राइड, टेस्टेड एंड वेरीफाइड। साइबर अटैक का एक शिकार हो सकता है क्या? सर अभी तक जितने जैसे information चाइना सबोटेज करना चाहता है इलेक्शंस को, जी कैन इट गेट सक्सेस? सर जैसा अभी मैंने बताया, अभी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बोला है, दिस आर स्टैंड अलोन यूनिट्स, इसमें कोई नेटवर्क कनेक्शन इसमें मेंटेन नहीं है, तो इसको साइबर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इंटरनली बिल्ट है, जैसे मैंने बताया outside कैलकुलेटर में। की तरह है। हाँ। तो वैसे ही कैलकुलेटर को जैसे हम साइबर
अटैक उस पर नहीं हो सकता है। फिर इतने विवाद क्यों? लेकिन एक सवाल मुझ में दिमाग में आ रहा है कि आप, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी फॉलो जी करती है। जैसे अगर ग्लोबल लेवल पर कोई यूएसए का कोई अगर खास वर्डिक्ट होता है तो ये हम बाउंड नहीं है, जी वो हमारे लिए कोई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड जैसे यूएनओ का कोई डिसीजन होता है तो हमारे कोर्ट ने इस बात को कंसिडरेशन में लेता है। तो जब तीन ऐसे बड़े कंट्री ने इसको छोड़ दिया है तो सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा सा इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए कि भाई हम भी कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। सर देखिए, इसको सीरियसली लेना जरूर चाहिए, बिकॉज टेक्निकल माल फंक्शंस ऑफ कोर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टेक्निकल माल फंक्शंस हो सकते हैं। ये पाया भी गया था कि एक बार वीवीपीएटीज में जितने लोगों ने वोट पोल किए थे उससे ज्यादा जो है वो काउंटिंग में आए थे। रीजन उसके पीछे ह्यूमन एरर्स था कि आपने जो ट्रायल फेज में जो आपने वोटिंग करवाई थी उसको जो टेक्निकल पर्सन थे वो डिलीट करना भूल गए, तो इसलिए वो टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से वहां पे दिक्कत आई थी। दूसरी बात क्या है सर, डेमोक्रेसी में इट शुड नॉट ओनली बी दैट द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर बीइंग कंडक्टेड। In democracy, it is very important that people realize, people Yeah. see that free and free elections This is remarkable. are conducted. Yes. So to maintain this, लोगों का भरोसा रहे, लोगों का फेथ रहे कि जो सरकार चुनी गई है वो लोगों के द्वारा चुनी गई है, majority has voted in favor of the government. This is very very important कि कोई और मैकेनिज्म ऐसा डेवलप किया जाए जिससे कि लोगों का फेथ जो है वो मेंटेन्ड रहे। अभी क्वेश्चन मार्क इतने ज्यादा रेस कर दिए गए कि लोगों को भी शायद डाउट होने लगा है कि जो हम वोट दे रहे हैं वो एक्चुअल उस पॉलिटिकल पार्टी या लीडर को जा रहे हैं या नहीं जा रहे। So democracy Right. should also be seen to be working. गुड। तो ये है, अब मैं स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको करना है और हमने क्वेश्चन रखा है, आप उसको पढ़ लेंगे। द इलेक्शन कमीशन इज ए क्रेडिबल एजेंसी इन टर्म्स ऑफ ensuring free and fair elections in the country. In context of this statement, illustrate some of the reforms made by the commission. Discuss what are the recent challenges related to the electoral process in the country. और एक क्वेश्चन हमने प्रीलिम्स में भी डाल दिया, which one of the following statements correctly, ये हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन है, आप जरूर पीडीएफ को डाउनलोड करिए, आपको क्वालिटी का स्टडी मटेरियल मिलेगा। डिपिक्ट द नोशन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये भी क्वेश्चन हमने डाल दिया है, आंसर आपको करना, दैट इज इंटरेस्टिंग। एंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये भी आपका 2 क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है हमने। तो चलिए अब हम आते हैं अपने इस लास्ट एक्सपर्ट इस मुद्दे पर हैं जो एक, और हमारा टॉपिक का टाइटल आप जानते हैं, हाउ जीएस ट्रैवल्ड दिस वीक। इसमें इस बार हम हमें बेसिकली एक टॉपिक पर डिस्कस करना है और हमारा टॉपिक है कि भाई किस तरह से ये जो हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया और हेल्थ क्राइसिस का इम्प्लीकेशन, उसका इम्प्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम, ये साइंस टेक का भी टॉपिक है लेकिन एक्सक्लूसिव साइंस टेक का नहीं है, इसमें थोड़ा सा इकोनॉमी का भी रोल हो जाता है, थोड़ा पॉलिटी का भी हो जाता है। And you students are supposed to have developed an interdisciplinary approach to the different subjects, and you cannot divide the humanities subject among watertight compartment. तो सबका सबसे रिलेशनशिप है और यही तो आपको समझना है, एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से और एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से। तो मैं पहले मनीष जी से सवाल करना चाहूंगा जी। कि पहले आप एक्सटेंट ऑफ हेल्थ क्राइसिस बताइए कि इंडिया में एक्सटेंट ऑफ हेल्थ क्राइसिस क्या है, मतलब कैसे कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, और फिर माल न्यूट्रिशन है जो वल्नरेबल बनाता है दोनों तरह के डिजीज के लिए। जी तो उनके एक्सटेंट को पहले जरा सा ब्रीफ करिए, फिर हम आपसे दूसरा सवाल करना चाहेंगे। जी सर, सबसे बड़ी बात है हमारे देश में हेल्थ क्राइसिस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसी भी देश या समाज को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले कम से कम 3 बातों को उसको ध्यान देने का आवश्यकता है कि उसका हेल्थ सेक्टर बहुत स्ट्रांग हो, एजुकेशन बहुत बेहतर हो उनका, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो। तो आज के समय में हम ये देखते हैं, अगर भारत की बात की जाए तो खास करके कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ये काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं हमारे भारत में। जो अगर एक मिडिल क्लास की बात की जाए, कोई व्यक्ति है, उसके घर में किसी एक व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए जो सीवियर हो अपने आप में, तो एक बार वो हॉस्पिटल जाता है, उसके इतने एक्सपेंडिचर हो जाते हैं कि वो तुरंत बीपीएल के श्रेणी में आ जाता है। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि
हमारे यहाँ जो अपना एक ट्रेडिशन है कि हम अगर साथ में खाना खाते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ेगा। और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस है। ये सब ऐसे डिजीज़ हैं जिनको अगर हम एक दूसरे के साथ अगर शेयर कर पाते हैं खाने में, सलाइवा के थ्रू, ब्लड एक्सचेंज के थ्रू, निडल्स के थ्रू, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि लगभग 40% पीपल ऑफ इंडिया जो कम्युनिकेबल डिजीज़ से परेशान हैं, और 60% ऐसे हैं जो नॉन कम्युनिकेबल से हैं। तो 40% एक बहुत बड़ा एक्सटेंट है जिससे हमें बचने की आवश्यकता है। तो हम अपने थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में तो थोड़ा सा कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताइए। आज तो चर्चा में जी कोविड के अलावा अगर जिस तरह के इन्फेक्शन ऐसे आप तो जानते हैं, जैसे जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, जी ये काफी चर्चा में है। जी उनसे एक दो से आप हमारे स्टूडेंट्स को फैमिलियर करवाइए। और दूसरा ये है कि ट्यूबरक्लोसिस तो पहले था ही, इधर आप देखते हैं हेपेटाइटिस वायरस, ये एक काफी चर्चा में है, तो इनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश दें। जी। जैसे सर अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो हमने अभी बात किया आपने जैसे जूनोटिक डिजीज़, इसमें क्या है कि कोई बर्ड अगर बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड हो गया हो और उसको मरने के बाद अगर उसको कोई मैमल्स ने उसको अगर खाया, एनिमल ने कंज्यूम किया और उस एनिमल के टच में अगर इंसान आते हैं तो वो उन तक कम्युनिकेट होकर के पहुंच जाता है। जैसे कि रिसेंटली हमने लास्ट वीक देखा था H5N1 वायरस के केस में, जो कि एक जूनोटिक डिजीज़ है जो इंसानों तक पहुंच गया, तो उससे हमें बचने की आवश्यकता है। साथ ही हमने देखा हेपेटाइटिस जो अभी वायरस है, ये काफ़ी तेज़ी से कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कम्युनिकेट करके दूसरों तक पहुंच रही है, जिससे हमें बचने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स को जरा बताइए। इसमें खास करके क्या है कि सर जैसे लीवर इन्फेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, और लीवर में प्रॉब्लम होना ही मेन कारण हो जा रहा है हमारे हेपेटाइटिस के लिए। जिससे पहले हमारा होता है पीलिया, जिसको हम लोग कहते हैं कि उसको पीलिया हो गया, व्हाट दैट कॉल, पीलिया मतलब हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस बोलते हैं, यस जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस होता है और जॉन्डिस फर्स्ट स्टेज है, अगर उसको केयर नहीं किया गया, ट्रीट नहीं किया गया एक समय तक, तो फिर हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अपने आप में काफ़ी सीवियर है। और इसका एक्सटेंट ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड की बात की जाए अगर, तो जितने लोग मरे कोरोना वायरस की वजह से, उसके बाद जो दूसरा स्थान आता है वो ट्यूबरकुलोसिस का आता है और हेपेटाइटिस बी का आता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि टीबी की तो चर्चा की जाती है वर्ल्ड वाइड, लेकिन हेपेटाइटिस की जब बात की जाती है तो इससे भी लगभग उतने ही लोग मरते हैं, लेकिन उसकी चर्चा नहीं की जाती है। तो इसलिए लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है, और इनको पता होना चाहिए कि जो हमारा एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, जो हमारा एक पुअर लाइफ स्टाइल हमारा है, डाइट हमारा, अगर हम कॉन्टेमिनेटेड फूड या कॉन्टेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करते हैं तो इससे हमारा लिवर इन्फेक्ट हो सकता है, और उसके बाद जॉन्डिस, और जॉन्डिस से फिर हेपेटाइटिस का हम शिकार हो सकते हैं। तो हमें इस तरह से बचने की आवश्यकता है। ओके, गुड। अब हमें दूसरा सवाल आपसे करना है, आपसे स्टूडेंट्स के लिए, जी। आप उनको बताइए कि देखिए, एक इंडिया का जो हेल्थ इक्विटी चैलेंज भी बहुत बड़ा चैलेंज। हेल्थ इक्विटी चैलेंज का मतलब यह है, जो पुअर पीपल है, वो पुअर पीपल के लिए कोई जहान नहीं। जी दे आर नॉट हैविंग एनी, यू कैन से, अर्थ टू हैव द देयर फुटहोल्ड। जी अब उनके लिए है कि अगर जैसे अभी आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता है, अब जैसे वर्किंग पॉपुलेशन है, बेचारा वर्कर है, मजदूर है, जो वो दिहाड़ी मजदूरी करता है, तो उसको रात में भोजन मिलता है, वो अगर बीमार पड़ जाता है तो ये जी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, और ज्यादा बीमार पड़ने की संभावना भी उसी की है। जी So you find here the equity challenge on caste basis, on you can say wealth basis, as well as even on gender basis। इन तीनों के बेसिस पर, जाति के आधार पर, धन के आधार पर, और लैंगिक आधार पर, तो आप विभाजन देखते हैं इसमें, जो हेल्थ इशू किसको ज्यादा परेशान करता है, उस पर भी 1 मिनट में ज्यादा प्रकाश डाल दीजिए। सर, जब हम अगर हेल्थ इक्विटी की बात करते हैं और साथ में हम लोग अगर हेल्थ डिस्पेरिटी की बात करते हैं, तो एक बेहतर एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जैसे हमारे देश में अगर केरला की बात करें तो वहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट लगभग 6 के आसपास है, लेकिन उसी को जब हम कंपेयर करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पे 40 से भी ज़्यादा है। तो ये हमारा शो कर रहा है कि हमारे यहाँ कितना हेल्थ इक्विटी की समस्या है, हेल्थ डिस्पेरिटी की समस्या है। सेम कंडीशंस अगर बात की जाए नेशनल एवरेज की, तो लगभग 26 है हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, और चाइना में वही मात्र 5 to 6 है। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ वाकई समस्या है। इसमें भी अगर हम अपने देश की बात करें तो देखा जाता है कि ये जो है महिलाओं में ज़्यादा इश्यूज है एज कम्पेयर टू पुरुष जो हमारे मेल पर्सन हैं। और साथ ही साथ अगर क्लास वाइज देखा जाए,
कैटेगरीज वाइज देखा जाए तो एसी/एसटी जो समाज हमारा है वहाँ पे ये केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू जनरल एंड ओबीसी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस प्रोग्राम हो या इनका जो एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज है, इन हमारे जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वहाँ तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर हम अब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करना चाहते हैं तो हमें इंक्लूसिव हेल्थ सेक्टर सर्विसेज की भी बात करनी पड़ेगी। वेरी गुड, सही कहा, इंक्लूसिव सर्विसेज की बात करनी, हेल्थ सर्विसेज की बात करनी पड़ेगी। जी अच्छा देखिए, अब गवर्नमेंट के सामने भी चैलेंज है। अब पहले तो गवर्नमेंट के चैलेंजेस की बात करते हैं, हालांकि चैलेंजेस कहीं ना कहीं हमारा जो परसिस्टेंट फेलियर है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, उसी से चैलेंज पैदा हुआ। पिछले 7.5 डेकेड्स में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए, कब तक ब्रिटिश को ब्लेम करते रहे। लेकिन फिर भी अब गवर्नमेंट, अब जब खास के पोस्ट कोविड-19 के टाइम से गवर्नमेंट काफी कॉन्शियस हुई है, गवर्नमेंट हैड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस स्टिल। गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस क्या है, उस पर थोड़ा बताएं। सर, सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे यहाँ से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बहुत भारी कमी है। अगर हम WHO के रिपोर्ट के हिसाब से देखें कि जितना होना चाहिए उससे हम काफ़ी बिलो हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं लगभग उनका कंसंट्रेशन 75% कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ शहरी क्षेत्र में है, अर्बन एरियाज में है, और विलेज एरियाज में बहुत ही कम है, जबकि हमारे देश का 70% जनता लगभग जो है वो गाँव में रहता है। तो सबसे बड़ी बात तो एक यही हो जाती है हमारी। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि बेड टू पेशेंट रेशियो की हम बात करते हैं तो वो हमारा काफ़ी पुअर है। जैसे मैंने अक्सर हमारे गांव से कई लोग आते रहते हैं, एम्स में ट्रीटमेंट कराते हैं जो कि बहुत बड़ा संस्थान माना जाता है। वहाँ पे अलग जैसे गैस्ट्रो डिपार्टमेंट है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इनको जल्दी से इमरजेंसी वार्ड से आप ICU बेड में शिफ्ट कीजिए, और ICU बेड वहाँ पे खाली नहीं है, तो आपको जनरल वार्ड में उनको आप ट्रीट कर रहे हैं, तो कितना ही बेहतर उनको हम सर्विसेज दे पाएंगे और उनको हम बचा पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रॉपर लॉ नहीं है पूरे देश में, जैसे कि कुछ एक स्टेट ऐसा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं अगर वो अपना शुरुआती कुछ दिनों के सर्विस अगर गांव में जाके देते हैं, रूरल एरिया में जाते हैं, तो उनको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ें हमारे ना तो ऐसा हमने प्रॉपर लॉ बनाया है और ना ही सारे स्टेट इसको प्रॉपर तरीके से पहुंचा पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या क्या है हमारे यहाँ कि अक्सर लोग मोर देन 50% जो लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास जा रहे होते हैं। गांव में फैसिलिटी कम है, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, सही समय पे वो पहुंच नहीं पाते जिनको ट्रीटमेंट मिले। और जब प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो ज़्यादातर ऐसे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो जानबूझ करके उनको ब्रांडेड मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, जबकि आयरनी ये है कि हमारे देश दुनिया में लगभग सबसे ज़्यादा जो है जेनरिक मेडिसिन दूसरे कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही जेनरिक मेडिसिन जो कि इफेक्टिवनेस के मामले में हर मामले में जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनके इक्विवेलेंट है, फिर भी हमारे यहाँ उसका कंजम्पशन बहुत कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम वहाँ पे है ही नहीं हमारा। लोगों को ऐसी भ्रम है कि हम ब्रांडेड मेडिसिन नहीं लेते हैं तो हम ट्रीटमेंट हमारा प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और इसलिए उनका जो आउट ऑफ द हमारा उनका जो पॉकेट खर्च है बहुत ज़्यादा होता जा रहा है सर। साथ में और कई समस्याएं देखने को मिलती है हमारा कि जैसे कि जितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है हमारे पास, जितने डॉक्टर्स हैं उन्हें बात की वो तो नहीं है। साथ ही साथ अगर हम और भी बात करें, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपना पैथोलॉजी लैब खोल के बैठना चाहता है और वो कम पैसों में भी चाहता है कि लोगों को हम सर्विस दे दें कि उनका रिपोर्ट क्या आया, ब्लड टेस्टिंग एंड ऑल, लेकिन उसके साथ समस्या ये है कि जब तक वो प्राइवेट हॉस्पिटल से डॉक्टर्स के साथ जाकर के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर लेता है, एक डिस्कशन नहीं कर लेता है कि हम आपको अगर हमारे पास आप भेज रहे हैं क्लाइंट्स को या फिर पेशेंट्स को तो इतने पैसे आपको मिलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे सर रूट से लेकर के हमारे इवन की लॉ मेकिंग तक बहुत सारी समस्याएं हैं सर। अच्छा, तो अब ये बताइए कि गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं, तो व्हाट मेजर्स हैव टेकन बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली, मतलब आपको हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसेंट में कुछ मेजर्स लिए गए हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, इसमें से बच्चे 2-4 याद रखें और जरूरत पड़े तो हम तो यही कहते हैं कि भाई एक जो ड्रॉप्स है और ड्रॉपलेट से ही ओशन भरता है जी। उसी तरह माय स्टूडेंट्स, आप जब कहीं क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपको कहीं पर बना बनाया स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, उन बूंदों को चुनना पड़ेगा, उन ड्रॉप्स को चुनकर और फिर आंसर में आपको पिरोना पड़ेगा। तो जहां कुछ भी मिले आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। तो आप ये सजेशन बताइए, इधर आप इंफॉर्मेशन दीजिए कि जो मेजर्स गवर्नमेंट ने कुछ लिए हैं जी
वो कौन से मेजर्स? जैसे कि हमने अभी बात किया कम्युनिकेबल डिजीज की, जैसे हेपेटाइटिस की हमने बात किया, जॉन्डिस की हमने बात की, जैसे हमने बात की टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस की। तो ये सारे डिजीज जो स्प्रेड हो रहे हैं उसको रोकने के लिए तो भारत सरकार जो है कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर के आई है। साथ ही साथ हमने लक्ष्य रखा है कि जो टीबी का है जो पूरी तरह से उन्मूलन हो जाए 2025 तक भारत से। साथ में क्या हुआ है, अभी सरकार ने क्या किया है कि हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस 5 तरह की होती हैं उसमें से हेपेटाइटिस बी एक उसका पार्ट है, जिसके लिए हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया है। भारत सरकार ने काफ़ी तेज़ी से उसको बढ़ाने की कोशिश की रही है, जो कि अभी भी रीच उसकी उतनी नहीं है जबकि होनी चाहिए। साथ ही साथ भारत सरकार कई पहल की हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना लेकर के आई, जिसके तहत हम लगभग जो 40% जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हमारे पीपल हैं, देश के हमारे लोग हैं, उन तक हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंच जाए। इसी के अंतर्गत कोशिश ये की जा रही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, जिससे लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज आसानी से हम प्रोवाइड कर सकें। इस और जैसे कि पोस्ट कोविड भारत ने और भी कई सारे मेजर्स लिए, जैसे कि हमारा पेशेंट टू बेड रेशियो अब इंक्रीज हुआ है। डॉक्टर्स की भी धीरे धीरे इनकी जो कमियां थी दूर करने की हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वहां तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो इस तरह से कई सारे मेजर्स लिए गए हैं सर, जो भारत सरकार कोशिश कर रही है कि हम इस तरह की समस्या का समाधान कर सकें। ओके, अब इसी पर देखिए, जरा सा मैं अपने डे टू डे लाइफ की बात बताऊं, और जी। मैं समझता हूं कि जनरल स्टडीज हमारे आसपास है और स्टूडेंट्स को उसको बस समझना चाहिए। अगर अपना आंख और कान खुला रखें तो जनरल स्टडीज के बहुत सारी चीजें हमारी मिलती। हम देखिए, अब आपने आयुष्मान भारत का ही नाम, जी। इसमें 2-3 इश्यूज ऐसे हैं। जैसे एक इशू है कि इंडिया में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए, तो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ये एक डिमांड है। जी। दूसरा डिमांड है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे अमर सिंह जैसे अर्थशास्त्री हैं। तो अब देखिए, 3 तरह की बेसिकली इकोनॉमिस्ट हैं। एक सब्सिडीज को माना कि भाई आप अगर चाहते हैं कि गरीबों तक सुविधाएं पहुंचे तो सब्सिडीज को लाएं। दूसरा ने कहा नहीं, सब्सिडीज में मिसयूज बहुत ज्यादा हो जाता है, टारगेट ग्रुप तक ढंग से नहीं पहुंच पाता है, तो डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर इज द बेस्ट मेथड। दोनों के अपने फायदे और नुकसान है। सब्सिडीज के फायदे ये हैं कि सब्सिडीज के माध्यम से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ बिल्ड होता है, और आप डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर करेंगे तो हो सकता है वो आदमी पता चले कि उस पैसे से कहीं वो ड्रिंक्स ना कर ले, मतलब वो उस चीज में उसको स्पेंड करे या ना। कम से कम सब्सिडी तो है कि भाई आप अमुक चीज खरीदिएगा, फिर सब्सिडी, आप यूरिया खरीदिएगा तो सब्सिडी आपको मिलेगी। इफ यू आर गोइंग टू परचेज यूरिया एंड फॉस्फेट देन यू गेट द सब्सिडीज, बट उसके अपने नुकसान है कि we just purchase the heavy amount of urea that is not required in the field, that is creating another sort of challenge। तो खैर उसका है। तीसरा, अमर सेन जैसे जो इकोनॉमिस्ट वो मानते हैं कि देखिए, सबसे अगर भला करना चाहते हैं पॉपुलेशन को तो हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, आपका जीडीपी ग्रोथ खुद हो जाए। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है कि आयुष्मान भारत में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे ऐसे पूरे लोग उनको मिले हैं जिनको कम से कम बीपीएल कार्ड बन गया, और उनको मतलब 5 लाख रुपीज का भी हुआ। लेकिन उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कुछ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने से जो प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ के बहुत हॉस्पिटल्स, अब नाम लेना उचित नहीं है, 5 स्टार फैसिलिटीज, हॉस्पिटल के अंदर जाने पर लगता है कई बार ऐसा कि भाई क्या हॉस्पिटल है, अगर बहुत बड़ी बुरी बीमारी ना हो, किसी को हॉस्पिटल का चक्कर ना मिले, लेकिन वहां बड़ा कंफर्टेबल वातावरण लगता है। तो मुद्दा ये है कि बट इफ यू आर जस्ट स्पेंडिंग 5 lakhs rupees, so these hospitals are in a position to exhaust 5 lakh rupees in 5 days। यस यस राइट। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि एक मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही 5 स्टार हॉस्पिटल में गया, और जब वहां मैं गया तो मुझे पहले 1 लाख रुपीज ले लिया गया कि भाई आप पैसे दीजिए और हम आपको सारा टेस्ट कर। तो कहा कि हमने डिपॉजिट किया 1 लाख रुपीज, 2 दिन टेस्ट हुआ, फिर दूसरे दिन होकर उन्होंने खबर की कि 1 लाख और डिपॉजिट करिए, कुछ और टेस्ट होना बाकी। मतलब 2 लाख रुपीज में उनको डायग्नोज तक नहीं। तो जब दूसरे बार जब उनको पैसे का डिमांड हुआ तो सीधा वो बेड से खड़े हो गए, बोले कि मुझे कोई बीमारी नहीं, मुझे घर जाना। तो मुद्दा ये है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्राइवेट है। जैसे पहले हमारे पास प्राइवेट हेल्थ सेंटर हुआ करता था, 225 था, डिफंक्ट कर गया। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हुआ करता था, वर्क नहीं कर रहा। इस कारण से देखिए, कोविड के टाइम में
एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तरस गए। जी उस समय हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा था, खासकर जो दूसरा वेव आया था, जी तो इस सोच के डर हो रहा था अगर कोविड अभी हो जाएगा तो क्या, और अगर कहीं सीवियर सिचुएशन हो गया पेशेंट का फिर क्या हो। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। दूसरा एक है तरीका कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दिया है कि भाई प्राइवेट सेक्टर है, उस प्राइवेट सेक्टर को कम से कम उसको लिमिट करिए, उनका जो इनकम है, उनका जो डिमांड है, जो प्राइवेट सेक्टर की को डिसिप्लिन करना, एक खास से ज्यादा वो अपने कंज्यूमर से, जो अपने पेशेंट्स हैं उससे ज्यादा वो चार्ज ना कर सके। तो देयर शुड बी सम लिमिटेशंस ऑन द चार्ज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। कितना कम करिएगा, जी तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर तो काम करना ही ही पड़ेगा। क्योंकि आप तो जानते हैं पब्लिक प्राइवेट के बिना पार्टीशन मतलब पार्टनरशिप के बिना, जी पीपीपी मॉडल के बिना नहीं आज होगा। कोई भी सेक्टर नहीं चलता। हॉस्पिटल सेक्टर को भी चलाना पड़ेगा, लेकिन पीपीपी मॉडल के बाद भी हमें गवर्नमेंट सेक्टर, हमें जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है उसको निगलेक्ट नहीं करना मेंटेन हमारा। जी बिल्कुल। अब देखिए इसमें हम दो सवाल है, एक तो है इकोनॉमी का, जैसे आपने पहले ही मनीष जी आपने इस मुद्दे को उठा दिया कि अगर इंडिया को एक विकसित भारत बनना है, हमने अपने आर्टिकल में भी इसको डाला हुआ है, उसको कम से कम हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीन सेक्टर को तो मजबूत करना ही पड़ेगा। कितनी दुख की बात है कि हम डेकेड तक केवल 1% हम अपने जीडीपी का देते रहे हेल्थ सेक्टर में। अभी भी हम 2.5 हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन 2.5 तक एक्सपेंडिचर जीडीपी का हमारा नहीं पहुंचा। हेल्थ में नहीं पहुंचता। तो एक तो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आपको हेल्थ को, क्योंकि here you can see you cannot make benefit of the demographic dividends from the digit population. यस एक डिजिट पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंस नहीं दे सकता, इतना तो तय है। लेकिन अब मैं अंबु जी से पूछना चाहूंगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हेल्थ क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोटेक्शन देता है? सर देखिए दो पहलू हैं इसमें। एक तो अगर हम एक्सप्लिसिट अगर मेंशन देखना चाहें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एक्सप्लिसिटली मेंशन ये डीपीएसपी में मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। आर्टिकल 38 देख लीजिए, आर्टिकल 39 हो जाए, आर्टिकल 42, आर्टिकल 47, इनमें हेल्थ जो है वो मेंशनड है। इम्प्लिसिट जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आने के बाद जो माना जाता है कि ये इनहेरेंट है, वो है आर्टिकल 21 में। राइट टू हेल्थ आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लिसिट माना है। ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखना चाहें राइट टू हेल्थ को, अगर तो जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना हुई, व्हेन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर यूएन, इट वाज कंसीडर्ड कि दैट वाज अ लैंडमार्क मोमेंट व्हेन health was identified as a fundamental right of a citizen, जहां से गवर्नमेंट्स ने लोगों की हेल्थ पे वर्क करना, फोकस करना, इनिशिएटिव लेना, पॉलिसी में उसको इंक्लूड करना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत फेमस जजमेंट थी 1996 में आई थी, जो पश्चिम बंग खेत मजदूर जो केस चल रहा था 1996 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वर्डिक्ट दिया था, एंड इट सेड कि जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज welfare of the people and provide best health facilities to the citizens of the country and the state. This was the verdict of the Supreme Court. तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो इसका आंसर डायरेक्टली होता है कि एक्सप्लिसिटली डीपीएसपी में मेंशन्ड है, इम्प्लिसिटली या फिर इनहेरेंट जो है आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर मेंटेन। ओके, तो थैंक यू द टीम एंड थैंक यू द स्टूडेंट्स। अब हम इस डिस्कशन को यहीं पर फुल स्टॉप लगाना चाहेंगे, विराम देना चाहेंगे। हमारा टारगेट तो होता है 1.5 आवर का, तो थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, तो अब इतनी छूट तो आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब एक बार हम लोग शुरू हो जाते हैं तो हम लोग को क्लास की आदत है और हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मुख्य है हमारा कि आप सोचिए, आप अपने आसपास दुनिया और अगर इंडिया को बदलते हुए आप देख सकेंगे, इस पर सोच सकेंगे। कल को अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और हमारे इस प्रोग्राम से आपको न्यूज़पेपर में पता चले कि न्यूज़पेपर में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। और हमारी इस इंग्लिश और हिंदी दोनों के पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें और आप हमारे साथ इंगेज होइए, क्वेश्चन पर इंगेज होइए और आप क्वेश्चन का आंसर भेजिए। आपको उसके बाद जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी आंसर भेजिए, जिसका आंसर हम बाद में आपको देंगे।
और आप फुल लेंथ क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। इस बहाने कम से कम आपका और हमारा बेहतर कम्युनिकेशन हो सकेगा। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं और फिर आई विल सी यू द नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच।